Hello students, I am Kuldeep Nagar and I welcome you all to Dakshina E-Classroom channel. आज के लेक्चर में FSC 31 का पेपर 2 ये हमें डिस्कस करना है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। One of the best methods for regioselective alkylation of ketones consists in an activation of required alpha carbon atom. For example, इसके बाद आपको एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है और इस रिएक्शन सीक्वेंस से बेसिकली कीटोन्स का जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे सेलेक्टिवली अल्काइलेशन करना है। कीटोन्स के अल्फा कार्बन पे सेलेक्टिवली अल्काइलेशन करना है और इस अल्काइलेशन प्रोसेस के लिए एक रिएक्शन सीक्वेंस आपको दे रखा है। इस रिएक्शन सीक्वेंस को सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको प्रोडक्ट D1 और D2 मिलेगा। तो जो पहले दो क्वेश्चन है इसी रिएक्शन सीक्वेंस या इसी कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोडक्ट D1 बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोडक्ट D2 बताना है। रिएक्शन सीक्वेंस आप एक बार देख लो। रिएक्शन सीक्वेंस आपको किसके लिए दिया हुआ है? फॉर रेजियो सेलेक्टिव अल्काइलेशन ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स का जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर कुछ अल्काइल ग्रुप आपको अटैच करना है। फाइनली इसी तरीके से D1 D2 आपको मिलेगा। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल स्टार्ट किया है, ये कीटोन ग्रुप है और इधर यहाँ पे एस्टर है, बीच में जो CH2 ग्रुप है ये बेसिकली क्या हो जाएगा? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पे जो दो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं, इन हाइड्रोजन एटम का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होगा। यहाँ से H+ अगर आप रिमूव करोगे तो जो इनोलेट आयन बनेगा, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, वो दोनों तरफ से -m से स्टेबलाइज्ड है। इसीलिए एक्टिव हाइड्रोजन एटम का जो बेसिक स्ट्रेंथ है, एक्टिव हाइड्रोजन एटम का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे अगर कोई बेस अप्लाई करेंगे तो ये बेस यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा। तो सबसे पहले आपने इसका रिएक्शन किया है सोडियम हाइड्राइड से, H- विल एक्सेप्ट H+। यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है। बस दीज हाइड्रोजन एटम्स आर एक्चुअली मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू दीज हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट ऑन कीटोन। तो यहाँ से H+ हटाया तो ये क्या बन गया अपने पास? इनोलेट आयन टाइप बन गया, कॉन्जुगेट बेस। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन करो NuBuLi, दैट मीन्स नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम। तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। अगेन आपको एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दे रखा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप से बेस आपके पास दे रखा है, अल्काइल कार्बोनाइन। अल्काइल कार्बोनाइन इज अ वेरी वेरी गुड बेस। तो अब यहाँ पे जो अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम है ये इसको रिमूव कर लेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बनेगा? ब्यूटेन बनेगा। और इस तरीके से इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में दो जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट अपने पास बना है J, इसमें बेसिकली दो जगह पे ही नेगेटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज के पास कौन प्रेजेंट होगा? Na+, और दूसरे नेगेटिव चार्ज के पास कौन प्रेजेंट होगा? लिथियम+। और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है। अब J का रिएक्शन आपको करना है, J का रिएक्शन करना है अलाइल क्लोराइड से। तो न्यूक्लियोफाइल है, वहां पे लीविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल में ये जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक and this is less nucleophilic. Why? Because negative charge here is more stabilized due to -m of this C double bond O and due to -m of this C double bond O. Therefore, this negative charge is actually less stabilized due to resonance and that will be more nucleophilic. तो उसने यहाँ पे अटैक किया, लीविंग ग्रुप हटा दिया। अगली बार वापस से अलाइल क्लोराइड पे ही अटैक करवाना, न्यूक्लियोफिलिक साइट है, अटैक किया, लीविंग ग्रुप यहाँ से हटा दिया। फिर यहाँ पे एस्टर अभी भी मेंटेन्ड है। एस्टर के बाद आप इसका रिएक्शन करवाते हो बेटा NaOH H2O, मतलब बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल में। तो यहाँ पे तो COOH आ जाएगा, OAT ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? ETOH। और इसके बाद इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको हीट करना, हीट करने से CO2 गैस रिलीज होगा। फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी D2। तो हीट करने के बाद फाइनली यहाँ पे D2 प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है।
CO2 गैस रिलीज होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप हीट करते हो और CO2 गैस रिलीज हो रहा है, इसका मतलब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अपने पास क्या है, बीटा कीटो एसिड। ये COOH है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन पे C डबल बॉन्ड लगा हुआ है, बीटा कीटो एसिड अपने पास है, हीट करने से CO2 गैस रिलीज होगा और फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा D2 वो कुछ इस तरीके से है। प्लस CO2 गैस। तो ये अपने पास D2 प्रोडक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे D2 पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में यही D2 प्रोडक्ट आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे D1 प्रोडक्ट पूछा है, तो D1 बनाने के लिए आपको जो रिएक्शन सीक्वेंस में अपने पास G बना था, रिएक्शन सीक्वेंस में जो अपने पास G बना है, यहीं से आपने कुछ चेंज कर दिया। चेंज बेसिकली क्या है कि वन टाइम यहाँ से H माइनस ने H प्लस को एक्सेप्ट अगर किया है, तो जो एक सिंगल इनोलेट आयन बना है ना, इस सिंगल इनोलेट आयन में डायरेक्ट आपने रिएक्शन करवा दिया अलाइल क्लोराइड से। तो इनोलेट आयन ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के इनोलेट आयन बनाया। इनोलेट आयन अपने पास एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने अलाइल क्लोराइड पे अटैक करके वन टाइम अल्काइल सब्स्टिट्यूशन या अलाइल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करवा दिया है। तो ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, H। अब H के बाद इन्होंने वापस से किसके साथ रिएक्शन किया है, सोडियम हाइड्राइड से, और सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन करने के बाद अलाइल क्लोराइड से रिएक्शन आपको करना है। तो सोडियम हाइड्राइड से आपको क्या मिलेगा, Na प्लस H माइनस। हाइड्राइड आयन इज अ वेरी गुड बेस। दिस वेरी गुड बेस विल रिमूव एसिडिक प्रोटॉन। तो एसिडिक प्रोटॉन अपने पास इस अल्फा कार्बन पे भी प्रेजेंट है और इस अल्फा कार्बन पे भी एक एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का जो अल्फा हाइड्रोजन है, दिस विल बी मोर एसिडिक। तो H माइनस विल रिमूव H प्लस फ्रॉम हियर। तो अगेन अपने पास इस टाइप से कुछ इनोलेट आयन बनेगा और ये इनोलेट आयन इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। सेकेंड टाइम वापस से अल्काइलेशन हो गया और सेकेंड टाइम अल्काइलेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, एक बार उसको बना देते हैं। इसी कार्बन आइटम पर बेसिकली 2 बार अल्काइलेशन आपने करवा दिया, बाकी वापस से रिएक्शन वही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर, बेसिक मीडियम में पहले आप इसको थोड़ा सा गर्म करोगे, तो बेसिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इधर इथेनॉल बनेगा। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे C डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है उसको क्या बोलेंगे, बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड को अगर आप हीट करोगे तो CO2 गैस रिलीज होगा। CO2 गैस रिलीज होने के बाद फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो केवल इतना होगा, और इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलोगे, D1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस ऑप्शन नंबर 2 में प्रोडक्ट D1 में सिंगल कार्बन आइटम पे 2 बार अल्काइलेशन हो चुका है, और प्रोडक्ट नंबर 2 में एक बार इस कार्बन आइटम पे अल्काइलेशन हुआ था और एक बार इस कार्बन आइटम पे अल्काइलेशन हुआ था। तो पहला जो अपने पास पैसेज था, इस पैसेज में जो अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है, इस कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट कार्बन आइटम पे जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। उन हाइड्रोजन आइटम को क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन आइटम, एसिडिक हाइड्रोजन आइटम। और अल्फा हाइड्रोजन आइटम की वजह से एसिड बेस रिएक्शन अपने पास होता है। तो बेस ने सबसे पहले तो अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन आइटम को रिमूव किया, जिससे कि इनोलेट आयन बनता है। इनोलेट आयन इज अ पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल किसी अल्काइल क्लोराइड पर अटैक किया, तो वहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, लीविंग ग्रुप लीव कर गया, और इस तरीके से अल्फा कार्बन आइटम पे अल्काइलेशन हम कर सकते हैं। तो अल्फा कार्बन आइटम पे जब अल्काइलेशन आपने किया तो प्रोडक्ट D1 और D2 आपको मिला है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के जो आंसर है बहुत इजीली इस तरीके से बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 भी एक कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। कॉम्प्रीहेंशन में ये इनऑर्गेनिक का कॉम्प्रीहेंशन आ गया। मेटल M इज अ वाइट क्रिस्टलाइन मेटल and it is not appreciably ductile or malleable. It has a very high melting point. Very high melting point that means कि S ब्लॉक का जो मेटल है ये तो नहीं हो सकता फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, तो सीधा ये मेटल कहाँ चला गया, D ब्लॉक में। The metal is insoluble in dilute or concentrated HCl acid. If air is excluded, metal is insoluble, not metal is soluble.
इसका मतलब अगर ये HCl डाइल्यूट HCl या कॉन्सेंट्रेटेड HCl एसिड में ये सॉल्युबल है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो सीरीज उसमें हाइड्रोजन आइटम से बेसिकली ऊपर है। तो हाइड्रोजन आइटम से ऊपर कौन होता है? जैसे कि आयरन मेटल हो गया, जिंक मेटल हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया। सॉरी, कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे होता है। तो कॉपर के पहले जितने भी मेटल के मैंने नाम बोले ना, ये सब मेटल में से कोई भी हो सकता है। इस मेटल को अगर आप डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन में रखोगे तो मेटल तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मेटल विल डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड H+ विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। H+ कहाँ से आएगा? डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड HCl से। H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये स्टैंडर्ड है बेटा कि मेटल्स को अगर डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड HCl के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और इसी से आपको मेटल की रिएक्टिविटी का पता चलता है। एकदम स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। फिर अगला क्या लिखा है कि मेटल टू आयंस आर रादर अनस्टेबल and they are strong reducing agent. They decompose even in the acidic solution with the formation of hydrogen and N3+। तो उन्होंने बोला कि मेटल से जो मेटल 2+ आयन बना ये थोड़ा अनस्टेबल है और 2+ से ये फटाफट ऑक्सीडेशन होकर 3+ में जाना चाहता है। अब यहाँ से डिसाइड कर लो ये क्या हो सकता है। जैसे आयरन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 होती है, लेकिन आपको पता ही है कि आयरन का जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में +3 ज़्यादा स्टेबल होता है। तो थोड़ा अंदाज़ा लग गया कि यहीं से इन्हीं स्टेटमेंट से मुझे अंदाज़ा लग गया कि ये मेटल कौन हो सकता है? क्रोमियम हो सकता है। शुरुआत में तो क्रोमियम को डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड HCl में अगर डिप किया तो CrCl2 एक्वस बना प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। CrCl2 एक्वस में क्रोमियम 2+ है जो कि एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है और CrCl3+ एक्वस मतलब कि क्रोमियम 3+ तक ऑक्सीडाइज हो जाता है। वाई? बिकॉज क्रोमियम 3+ इज मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम। तो क्रोमियम ये हो सकता है। अभी आगे भी चलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मेटल गेट्स पार्शली और होली ऑक्सीडाइज टू ट्राइवेलेंट स्टेट। तो अभी तो वही बता रहा है कि M2+ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर M3+ बना लेता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अटैक्स मेटल M slowly with the formation of hydrogen and in hot concentrated sulfuric acid metal M dissolves readily to form metal 3+ ions एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या बोला है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे कि डाइल्यूट HCl एसिड होता है, उसमें अगर मेटल आप डिप करोगे तो वापस से M2+ का सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा कि मेटल से पहले मेटल 2+ तो बन ही चुका है। अब इस मेटल 2+ को H2SO4 फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा तो M3+ बनेगा। H2SO4 अगर इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा, तो H2SO4 रिड्यूस होकर SO2 गैस भी बनाता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये जो मेटल है वो मेटल सल्फेट बनाता है जिसमें मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और थोड़ा बहुत SO2 गैस वहाँ पर रिलीज होता है। आगे अब क्या दे रखा है? बोथ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेंडर्स मेटल M पैसिव। ये भी आपको पता है कि क्रोमियम मेटल का अगर आप HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्रोमियम मेटल विल बी ऑक्सीडाइज्ड। मेटल के ऊपर क्रोमियम ऑक्साइड का पैसिव लेयर यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब क्रोमियम HNO3 के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा तो फर्दर यहाँ पे क्रोमियम का कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो इन सारे स्टेटमेंट से आपको अंदाजा लग रहा है कि मेटल कौन सा अपने पास? क्रोमियम ही है। आगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MCl3.6H2O। क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होता है, इसीलिए यहाँ पर MCl3 का जो सॉल्ट आपको दे रखा है उस सॉल्ट में 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 MCl3.6H2O M कैन बी क्रोमियम। तो क्रोमियम 3+ का इस तरीके से आप एक सॉल्ट बना सकते हो। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दे रखा है जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से दिखा दिया। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन है, मतलब कि आयोनाइजेशन स्फीयर में कौन प्रेजेंट है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन प्रेजेंट है। इसकी जब आप रिएक्शन करते हो किसके साथ? Na2O2 के साथ। सोडियम पेरोक्साइड इज अ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्रोमियम 3+ को ऑक्सीडाइज करके कहाँ पहुंचा देगा? क्रोमियम 6+ लास्ट है बेटा वो, और क्रोमियम 6+ में ही अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनेगा? क्रोमियम 3+ का +6 में ऑक्सीडेशन, डाइक्रोमेट आयन या क्रोमेट आयन बनेगा।
Colored solution does not participate, does not produce any precipitate with BaCl2 plus dilute HCl, but yellow precipitate is obtained with the BaCl2 and CH3COOH aqueous. ठीक है, डाइक्रोमेट आयन आपने यहाँ पे बना दिया। और डाइक्रोमेट आयन की अगर बात करें, किससे रिएक्शन करवाना? BaCl2 के साथ। डाइक्रोमेट आयन नहीं है, क्रोमेट आयन है। थोड़ा एसिडिक मीडियम आपने यहाँ पे रखा है। कलर्ड सॉल्यूशन डज नॉट प्रोड्यूस एनी प्रेसिपिटेट विद BaCl2, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा? बेरियम क्रोमेट बनेगा। और बेरियम क्रोमेट एक्चुअली में PPT होता है, येलो कलर का PPT होता है ये। बेरियम क्रोमेट इज वेरी लेस सॉल्युबल और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। बेरियम क्रोमेट का PPT हो सकता है, लेकिन आपने अभी आगे ये भी पढ़ा है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl का सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है। तो बेरियम क्रोमेट जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में ये जो PPT है ये बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाता है। कैसे? आपको पता ही है कि जो क्रोमेट आयन है वो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में किस में चेंज हो जाता है? डाइक्रोमेट में। तो क्या बनेगा? Ba2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस वाटर। इस तरीके से अपने पास ये जो क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा अगर स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन होगा, HCl का सॉल्यूशन होगा। तो फिर यहाँ पे बेरियम क्रोमेट का कोई PPT नहीं मिलेगा, एकदम क्लियर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन अगर HCl के साथ हटा के CH3COOH मतलब वीकली एसिडिक सॉल्यूशन अगर आप रखते हैं ना, तो वीकली एसिडिक सॉल्यूशन में ये जो बेरियम क्रोमेट है ये सॉल्युबल नहीं होगा। फिर यहाँ पे ये एज अ प्रेसिपिटेट ही प्रेजेंट होगा। प्रेसिपिटेट का कलर कौन सा होगा? येलो। तो ऑलमोस्ट ये जो क्रोमियम एटम है, इस क्रोमियम एटम के रेस्पेक्ट में इस कॉम्प्रिहेंशन में जितनी भी रिएक्शंस आपको दे रखी है, इन सारी रिएक्शंस को एक बार आपने एनालाइज कर लिया। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट MCl3.6H2। तो क्रोमियम मेटल का ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने। तो CrCl3 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रोड्यूसेस वॉयलेट पिंक अपीयरेंस विद एक्सिस ऑफ NH4OH। तो अमोनिकल सॉल्यूशन में अगर आप इसे डिप करोगे, और अमोनिकल सॉल्यूशन भी आपको क्या दे रखा है? एक्सिस में, तो वॉयलेट कलर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, एकदम करेक्ट है। अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्रोमियम का यहाँ पे अमोनिकल या अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CrNH3 और ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स ही होता है। कॉम्प्लेक्स है तो वाटर में सॉल्युबल होगा, तो जो अपने पास सॉल्यूशन है उसका कलर अपने पास हो जाएगा वॉयलेट पिंक। ये ठीक है। प्रोड्यूसेस लाइट ग्रीन सॉल्यूशन विद एक्सिस ऑफ NaOH। ठीक है, एक्सिस ऑफ NaOH। तो एक्सिस ऑफ NaOH की प्रेजेंस में बेटा क्या होता है? OH माइनस के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अगर लिमिटिंग अमाउंट में OH माइनस है तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है CrOH जो कि ग्रीन कलर का होता है। और अगर एक्सिस अमाउंट में है तो वो जो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है वो बेसिकली क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। क्रोमियम 3+ है, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिससे भी क्या आता है? सॉल्यूशन का जो कलर है वो ग्रीन होता है। कॉम्प्लेक्स है तो पानी में सॉल्युबल होगा, कोई प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन का जो कलर है ये ग्रीन हो जाएगा। OH माइनस अगर यहाँ पर लिमिटिंग क्वांटिटी में होता है तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOH का प्रेसिपिटेट बनता है, विच इज ऑल्सो ग्रीन इन कलर। और अगर OH माइनस एक्सिस में है तो फिर इसका एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, जो कलर आता है सॉल्यूशन का ये भी ग्रीन कलर है। तो पहले दो स्टेटमेंट एकदम सही दे रखे हैं। चलो तीसरा स्टेटमेंट, produces M2S3 when reacts with aqueous solution of NH4 whole twice S। अमोनियम सल्फाइड की प्रेजेंस में ये जो सॉल्ट है मेटल सल्फाइड का सॉल्ट बना लेता है। चेक करते हैं, अमोनियम सल्फाइड मतलब NH+ और एक्वस सॉल्यूशन है अपने पास। NH4+ और सल्फाइड आयन है, क्या है? CrCl3.6H2। ये क्या बोल रहा है कि क्रोमियम सल्फाइड आयन के साथ मिलकर क्रोमियम का सॉल्ट बना लेता है, क्रोमियम सल्फाइड बना लेता है Cr2S3। तो ये तो बेटा इनकरेक्ट है।
क्रोमियम 3+ और ये अपने पास एक तरीके से क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन का जो हाइड्रोलिसिस है वो NH4+ से तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव दे रखा है। कैटाइन या एनाइन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका हाइड्रोलिसिस उतना ही ज़्यादा है। सल्फाइड आयन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, SH- OH, यस SH- OH-, बेसिक मीडियम आपके पास है। तो बेसिक मीडियम में क्रोमियम 3 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाएगा, ना कि क्रोमियम सल्फाइड यहाँ पे मिलेगा। और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का ये जो प्रेसिपिटेट मिलेगा ये कैसा होगा, ग्रीन कलर का। इस प्रेसिपिटेट में अगर वापस से एक्वस NOH एक्सिस में अगर दिया जाए तो क्रोमियम का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स विल बी अ क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन इन विच ग्रीन कलर विल बी प्रेजेंट। तो बेसिक मीडियम में क्रोमियम 3+ की रिएक्शन होगी तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का एक ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्रोमियम सल्फाइड आपको नहीं मिलने वाला। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बेसिकली इनकरेक्ट दे रखा है। और ऑप्शन नंबर 4 है इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है क्या ये पैरामैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए। तो क्रोमियम कितने पे आता है बेटा, 24 पे, 18 + 4s2 + 3d4, या फिर अगर इसका सही से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 4s1 होता है, 18 + 4s1 3d5। क्रोमियम 3+ में यहाँ आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन हटाए, इनर में से 2 हटाए, तो क्रोमियम 3+ बन गया ना। कितना हो जाएगा, 18 + 3d3 4s0 4p0 4d0। आप 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आप चाहो तो 6 एंटी ऑर्बिटल का यूज़ करके इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। और डी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, कैसे भी फिल कर लो, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आपको मिलेगा। मतलब क्रोमियम का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन, दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, व्हाइल ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, color of M2+ and M3+ ion respectively when obtained by dissolving MO and M2O3 in dilute HCl। तो ये जो मेटल है अपने पास क्रोमियम, इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और +3, कहाँ पर, ऑक्साइड में। तो इन ऑक्साइड को अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे, मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक, तो M2+ से ऑक्साइड कैसा आएगा, MO, और M3+ से ऑक्साइड कैसा आएगा, M2O3। डाइल्यूट HCl के साथ अगर आप इसका रिएक्शन करवाओगे तो मेटल क्लोराइड आपको मिलेगा, मतलब कि CrCl2 एक्वस, और यहाँ पे क्या मिलेगा, CrCl3 एक्वस। तो आपको ये पता करना है कि CrCl3 एक्वस और CrCl2 एक्वस में क्रोमियम 2+ और क्रोमियम 3+ का कलर क्या होगा। क्रोमियम 3+ का कलर तो आपको पता ही है, ग्रीन, और क्रोमियम 2+ का कलर कौन सा होता है, ब्लू। तो ब्लू देन ग्रीन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। पहले 4 क्वेश्चन तो आपने कर लिए और ये चारों क्वेश्चन बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड थे। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन रेडियल कंपोनेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1/9√2 × 1/A0 × raised to power 3/2 into sigma square minus 4 sigma plus sigma, sigma square minus 4 sigma plus 3 into e raised to power minus sigma by 2। तो ये मान लो कि अपने पास कोई भी एक बोहर एटम वगैरह है और इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियल वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो रेडियल वेव फंक्शन जो आपको दिया हुआ है इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हो, रेडियल वेव फंक्शन से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, क्योंकि उसी ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में यहाँ पर रेडियल वेव फंक्शन आपको मिला है, साइन रेडियल। तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैपिटल R। कैसा आता है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या है, 9√2 है, फिर उसके बाद 1/A0 की पावर 3/2, उसके बाद e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। ये तो सब में आता है, यहाँ कांस्टेंट चेंज हो जाता है, बाकी दोनों टर्म सेम रहती है। और इसके आगे क्या मल्टीप्लिकेशन आता है, या तो सिग्मा रेज़ टू पावर कुछ यहाँ पे 0 हो सकता है, सिग्मा रेज़ टू पावर 1 हो सकता है, सिग्मा रेज़ टू पावर 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ब्रैकेट के अंदर अपने पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा प्लस 3। तो ब्रैकेट के बाहर अगर देखा जाए तो सिग्मा की पावर क्या अज्यूम कर सकते हैं, 0, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई सिग्मा अपने पास नहीं है। ब्रैकेट के बाहर सिग्मा या आर की जो पावर होती है, इस पावर को अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर नोट बोलते हैं। और ब्रैकेट के अंदर सिग्मा या आर की जो पावर होती है इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे अगर 2 पावर है तो सिग्मा के कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, 2।
For two values of sigma, this value can become 0, and if this is 0, radial wave function will be 0, and if radial wave function will be 0, a radial node will be there. So how many radial node can be present for this particular orbital? 2 radial node, क्योंकि इसकी पावर कितनी दे रखी है आपको 2. क्या क्या अपने पास इसका सोल्यूशन आएगा? सिग्मा इज इक्वल टू 3 और 1. सिग्मा की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2zr अपॉन na नॉट. n अपने पास इस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, z अपने पास एटॉमिक नंबर है, r डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है और a नॉट बोहर रेडियस है. चलो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस में भी करेक्ट. प्लीज सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट. तो पहला अपने पास आर स्क्वायर वर्सेस आर का एक कर्व प्लॉट करके दे रखा है. सबसे पहले तो आप ये पता करो कि ये कौन सा ऑर्बिटल है. सिग्मा रेज़ टू पावर 0 एंगुलर नोड 0 l इक्वल टू 0 एंड सिग्मा रेज़ टू पावर 2 रेडियल नोड्स आर 2 n माइनस l माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 n इक्वल टू कितना हो गया 3 0. 3s ऑर्बिटल का ये कर्व है. तो 3s ऑर्बिटल का कर्व है और 3s ऑर्बिटल के लिए 2 रेडियल नोड होता भी है. सही एकदम. ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद 1s 2s 3s. तो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर जहाँ पे स्फेरिकल शेप में आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको तो आप 1s रीजन बोलते हो. फिर इसके बाद ये रीजन जो होता है इसको क्या बोलते हैं? 2s रीजन. अभी ये मत बोलना कि सर 2p 3p ये सब कहाँ गया. अभी s ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ. यहाँ पे ये जो रीजन होता है इस रीजन को क्या बोलते हैं? रेडियल नोड. तो ये सब लॉजिकली आपको वैसे भी पता है कि किसी भी 2 ऑर्बिटल के बीच में जो स्फेरिकल शेप में एक स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियल नोड. हमेशा किसी 2 ऑर्बिटल के बीच में ही या किसी 2 सबशेल के बीच में आपको रेडियल नोड मिलेगा. तो 3s के लिए कितना रेडियल नोड आएगा? 2 रेडियल नोड आएगा. अब 3s ऑर्बिटल का अगर आपको यहाँ पे आर स्क्वायर वर्सेस आर का कर्व प्लॉट करना है या आर वर्सेस आर का कर्व प्लॉट करना है या पी आर वर्सेस आर का कर्व प्लॉट करना है तो ये सारे आपको आते हैं. क्वेश्चन आप खुद चेक कर लेना. पहला अपन अगर यहाँ पे प्लॉट करें आर वर्सेस आर रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, तो एस ऑर्बिटल के जो कर्व है ये बेसिकली एक्सिस से स्टार्ट होते हैं. ये ट्रिक आपको बता रखी है. और ये जो एक्स एक्सिस है इसको कितनी बार कट करेंगे? जितनी बार रेडियल नोड आती है. तो ये कर्व आना चाहिए. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मतलब एस ऑर्बिटल का कर्व है और कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार. तो 2 रेडियल नोड है मतलब 3s ऑर्बिटल का ये कर्व है. रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर स्क्वायर वर्सेस आर. तो सारी नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव में चली जाएंगी. एक्सिस से स्टार्ट होता है तो एक्सिस से ही स्टार्ट होगा. ये इस तरीके से 3s के लिए आर स्क्वायर वर्सेस आर का कर्व होगा. पी आर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. इसके बारे में आपको क्या बता रखा है कि सभी टाइप के ऑर्बिटल के लिए ये कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से. चाहे s ऑर्बिटल हो, चाहे p, चाहे d, चाहे f. यहाँ से स्टार्ट होता है. सक्सेसिवली इसकी जो पीक से वो इंक्रीज करती हुई जाती है और कितनी बार कट करता है? जितनी टाइम्स नंबर ऑफ रेडियल नोड प्रेजेंट है. तो ये कर्व कुछ ऐसा आएगा 3s के लिए. तो यहाँ पे अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 तो इनकरेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है और फोर्थ डिस्टेंस बिटवीन सेकंड रेडियल नोड एंड फर्स्ट रेडियल नोड इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम. दोनों रेडियल नोड के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है. तो रेडियल नोड का जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है पहले वो पता कर लेते. क्या क्या सॉल्यूशन आए थे? सिग्मा इज इक्वल टू 3 and 1. सिग्मा की वैल्यू क्या है? 2zr अपॉन na नॉट. 3s का कर्व है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू तो हो गया 3. हाइड्रोजन एटम है तो ये हो गया 1. तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हाइड्रोजन एटम है क्या? ये हाइड्रोजन एटम है क्या? a0/2. सिग्मा की वैल्यू कहाँ दे रखी है? 2r अपॉन a0. सिग्मा की वैल्यू इन्होंने डायरेक्ट ही दे रखी है 2r अपॉन a0. वैसे 2zr अपॉन na नॉट होता है और n यहाँ पे 3 है मतलब z यहाँ पे 3 होगा. 3 से 3 कटेगा तभी 2r/a0 ये होगा. इसका मतलब ये हाइड्रोजन का कर्व नहीं है, लिथियम 2+ के लिए 3s ऑर्बिटल का कर्व है. तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a0/2 इंटू 3 और a0/2 इंटू 1. इन दोनों डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगा. इन दोनों डिस्टेंस पे आपको रेडियल नोड मिलेगी. तो इन दोनों रेडियल नोड के बीच की जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस आपको निकालना है. 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2.
2 इंटू ए नॉट बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, ए नॉट कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो जो फोर्थ ऑप्शन है, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड रेडियल नोड एंड फर्स्ट रेडियल नोड इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है और सेकंड और फोर्थ ऑप्शन ये दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू अमाइड फॉर्मेशन। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। सोडियम को अगर लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में रखेंगे तो सोडियम विल गिव Na plus and 1 electron. This 1 electron is present in this particular ammonical solution और इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है, सॉल्यूशन का कलर आता है ब्लू। अब अगर आप इसको बहुत देर तक रखोगे और सॉल्यूशन में अपने पास मेटल्स का इम्प्योरिटी है, जैसे कि मान लो कि क्रोमियम एटम है या फिर आयरन एटम है या आयरन का ऑक्साइड है, अगर इन सब का इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो ये सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है। तो फाइनली सोडियम प्लस है ना अमोनिया के साथ मिलके सोडियम अमाइड बना लेता है और सोडियम अमाइड बन गया, मतलब कि जो सोडियम का अमोनिकल सॉल्यूशन है वो तो ख़त्म हो गया, अब सोडियम अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो विद रेस्पेक्ट टू सोडियम अमाइड फॉर्मेशन दिस ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर आप रखोगे ना तो फिर फाइनली सोडियम अमाइड आपको मिल ही जाएगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट भी गलती से यही प्रिंट कर रखा है, तो इसके बारे में अंदाज़ा कैसे लगेगा। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, लिथियम डज नॉट फॉर्म एलम ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। एलम बेसिकली क्या होता है, यूनिवैलेंट मेटल और ट्राईवैलेंट मेटल के सल्फेट होते हैं .24H2O, हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है बेसिकली यूनिवैलेंट मेटल और ट्राईवैलेंट मेटल के। तो उसने क्या बोला है, जैसे एक एलम बता देता हूँ, पोटाश एलम। पोटाश मतलब क्या हो गया, पोटेशियम। तो ये तो पोटेशियम तो हो गया अपने पास यूनिवैलेंट मेटल K2SO4.Al2SO4 हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना प्रेजेंट है 24। तो इस तरीके से पोटाश एलम तो बनता है लेकिन लिथियम एलम नहीं बनता। तो इसका क्या रीज़न होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अपने पास बिगर आयन कौन है, सल्फेट आयन है। तो ये जो सल्फेट आयन है तो बेसिकली ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में लैटिस पॉइंट्स पे प्रेजेंट होंगे, किसी पर्टिकुलर टाइप के लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे और वहाँ पे जो भी वॉइड्स होंगे उन वॉइड्स को कौन ऑक्यूपाई करेगा, K+ या एल्यूमिनियम 3+। लिथियम प्लस की अगर बात करें तो लिथियम प्लस का जो साइज़ है इतना ज़्यादा छोटा होता है ना कि ये बेसिकली वॉइड्स में जा ही नहीं पाएगा, वॉइड से फिसल जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी अप्रिशिएबल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा और इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि लिथियम प्लस से एलम्स का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये रीज़न होता है। रीज़न ये नहीं है कि लिथियम प्लस का जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए एलम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है बेटा। एलम्स के फॉर्मेशन का हाइड्रेशन से क्या संबंध है, हाइड्रेशन का संबंध तो किससे होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी क्या है, ज़्यादा सॉल्युबल है तो उस कंपाउंड को जब वाटर में सॉल्युबल करते हैं, जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो सकता है। तो फिलहाल सॉल्युबिलिटी की बात नहीं है, केवल एलम के प्रिपरेशन की बात है। सो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन, व्हेन सोडियम नाइट्रेट इज हीटेड टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड इट प्रोड्यूसेस टू गैसेस विच आर बोथ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि सोडियम मतलब कि फर्स्ट ग्रुप का नाइट्रेट है ये, और फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट हो या कार्बोनेट हो या सल्फेट हो, इनको हीट करने पे कोई गैसेस इवॉल्व नहीं होती है। फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट है, लिथियम को छोड़ देना तो बाकी क्या बचा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम। फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट है आप इन्हें हीट करोगे तो डिकम्पोज नहीं होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप के जो सल्फेट है हीट करोगे डिकम्पोज नहीं होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन नाइट्रेट को हीट करोगे तो नाइट्रेट डिकम्पोज होता है। नाइट्रेट डिकम्पोज तो होता है लेकिन कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं है। नॉर्मली जब आप नाइट्रेट को हीट करते हो तो ऑक्साइड बनता है, NO2 गैस रिलीज होती है और एक O2 गैस रिलीज होती है। लेकिन सोडियम का नाइट्रेट अगर आप हीट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, MnO2, मतलब कि मेटल नाइट्राइड बनता है और केवल ऑक्सीजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। और अगर मान लीजिए कि आपने इसको 800 डिग्री पे हीट कर दिया सोडियम नाइट्रेट को,
तो सोडियम नाइट्राइड तो अपना बन चुका है, ज़्यादा हीट करोगे तो ये सोडियम नाइट्राइड भी यहाँ पे फर्दर डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड मतलब कि Na2O बनाता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और O2 गैस रिलीज होती है। तो फाइनली अपने पास 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोडियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे ना तो सीधा ही आपको क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन गैस मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। नाइट्रोजन गैस MOT से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करके देख लेना, डायमैग्नेटिक गैस है और O2 गैस अपने पास पैरामैग्नेटिक है। तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि इसने क्या बोला था, NaNO3 को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने से दोनों गैसेस पैरामैग्नेटिक मिलती है, एक पैरामैग्नेटिक है ये बात और नाइट्रोजन गैस डायमैग्नेटिक है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, पहला ऑप्शन ही सही था। ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। रिएजेंट विच कैन बी यूज टू कैरी आउट दिस कन्वर्जन। तो एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है और इस रिएक्शन सीक्वेंस में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। कीटोन और एस्टर दोनों का रिडक्शन करवा के अल्कोहल बनाना है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट दे रखे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सूटेबल होगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया एक तरीके से, क्योंकि कीटोन और एस्टर दोनों का ही रिडक्शन आपको करना है। तो सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर लो ना, कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्चुअली में सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप है उनको रिड्यूस करके एकदम सिंगल बॉन्ड तक पहुंचा देता है। तो एस्टर से भी आपका क्या बना देगा, इधर अल्कोहल, और कीटोन से भी क्या बना देगा, अल्कोहल। यही बनाना है। पहला यहाँ पे दे रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वर्क करेगा। सेकंड आपको दे रखा है वुल्फ किश्नर रिडक्शन N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। हाइड्रोजीन्स के साथ रिएक्शन करते हैं बेसिक मीडियम में, तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन हो गया या क्लेमेंशन रिडक्शन हो गया, ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड को सीधा एल्केन तक कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ अल्कोहल तक रखना है, हटाओ। थर्ड, हाइड्रोजीन की रिएक्शन आप करवाओ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन क्या करता है बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करता है या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, हीट्रो एटम्स के जो बॉन्ड है ना, उन पे ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन काम ही नहीं करता है। तो यहाँ पे तो ना तो ये रिड्यूस होगा ना ये रिड्यूस होगा। और फोर्थ, ZnHgHCl क्लेमेंशन रिडक्शन के रिएजेंट दे रखे हैं जो कि कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके एल्केन तक कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर एल्केन तक कन्वर्ट नहीं किया, केवल अल्कोहल ही किया है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी नहीं कर पाएगा। केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसा है जो दोनों एस्टर और कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस करके अल्कोहल तक कन्वर्ट करेगा। तो पहले वाले से ऐसा हो सकता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से ऐसा नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। यही पूछा है कि ये जो फॉलोइंग कन्वर्जन है कौन से रिएजेंट कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन chemical kinetics. The following first order reaction 2 aqueous that is equal to 3b aqueous plus 4c aqueous is monitored by, तो ये मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, टोटल 4 मेथड होता है ना, प्रेशर मेजरमेंट, वॉल्यूम मेजरमेंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजरमेंट और टाइट्रेशन मेथड। इन 4 मेथड से आप किसी भी रिएक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हो। रिएक्शन आपके पास दे रखा है 2a एक्वस दैट इज इक्वल टू 3b एक्वस प्लस 4c एक्वस, और इस रिएक्शन की जो प्रोग्रेस है आप उसको मॉनिटर करने वाले हो। टाइम पे रिएक्शन मिक्सचर का ऑप्टिकल एक्टिविटी आप फाइंड आउट करोगे, जैसे कि टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू t और टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट। 2a aqueous that is equal to 3b aqueous plus 4c aqueous is monitored by measuring optical rotation of the reaction mixture containing optically active dextrorotatory inert impurity। तो A, B, C के अलावा डेक्स्ट्रो रोटेटरी इनर्ट इम्प्योरिटी भी यहाँ पे प्रेजेंट है।
at different time interval. The following species A, B, C are optically active with a specific rotation of 20, 40 and minus 80 per mole respectively. तो टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 22 मिनट और टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पे टोटल जो भी अपने पास रिएक्शन मिक्सचर है इसका ऑप्टिकल रोटेशन है 120 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ln3 का वैल्यू यूज़ करना है 11, ln2 का वैल्यू यूज़ करना है 0.7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम आपको दे रखा मिनट में 0, 22 इनफाइनाइट, ऑप्टिकल रोटेशन आपको दे रखा है 120 डिग्री माइनस 40 माइनस 120 डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो ए के रेस्पेक्ट में अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या लगेगा ln a नॉट डिवाइडेड बाई 80 दैट इज इक्वल टू kt। टी आपके पास है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a नॉट और 80 को आपको किसके रेस्पेक्ट में लिखना है, ऑप्टिकल रोटेशन के रेस्पेक्ट में। ये सब आपको क्लास में बता रखा है कि जो भी अपने पास टाइम t इक्वल टू 0 या टाइम t इक्वल टू t पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन के रेस्पेक्ट में कुछ यहाँ पे पुट करोगे तब जाके अपने पास k की वैल्यू आएगी। लेट अस से कि इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो कितना हो गया, kr बोल देता हूँ मैं, ठीक है ना, r मतलब रिएक्शन। तो आप चाहो तो a नॉट और at का जो वैल्यू है विद रेस्पेक्ट टू ऑप्टिकल रोटेशन निकाल भी सकते हो, लेकिन मैंने आपको फिर एक फॉर्मूला भी याद करवा रखा है कि जो भी अपने पास a नॉट और a नॉट माइनस एक्स क्या होता है 80, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल आती है, और जब ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिले, टोटल ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, तो a नॉट किसके प्रोपोर्शनल आता है, r नॉट माइनस r इन्फिनिटी माइनस r नॉट और a नॉट माइनस एक्स टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन। लेट अस से कि x मोल इसके खर्च हो गए तो कितने बचेंगे, a नॉट माइनस एक्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड 80। ये प्रोपोर्शनल आता है अपने पास r इन्फिनिटी माइनस आर टी के। तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी आपको पता है तो सीधा ही ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। बताइए, सबसे पहले तो आप इसकी इक्वेशन देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना होगा, k इंटू ए रेज़ टू पावर 1। k क्या हो गया, kr हो गया, दैट मीन्स कि रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है। अब देखना यहाँ पे a के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट अलग होगा, b के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट अलग होगा, c के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट अलग होगा, क्योंकि इन सब के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा हुआ है। और ऑप्शंस में आपसे ये भी पूछा है कि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा या a के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो पहले वो जो रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं। फिलहाल ये आ गया है, बताइए a के रेस्पेक्ट में रेट क्या होता है, माइनस डी ए बाई डी टी, और माइनस डी ए बाई डी टी को आप कैसे लिख सकते हो, के ए इंटू ई रेज़ टू पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है a के रेस्पेक्ट में। और अगर माइनस डी ए बाई डी टी में आप इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड कर दो, इंडिविजुअल रेट में अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड कर देते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल आता है, और रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास कितना दे रखा है, के आर इंटू ई रेज़ टू पावर 1। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2kr इंटू ए रेज़ टू पावर 1। तो क्या रिलेशनशिप बन रहा है कि विद रेस्पेक्ट टू a अगर रेट कांस्टेंट के a है तो वो किसके आएगा, 2 इंटू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन की इक्वल आएगा। तो सीधा सीधा पता चल गया कि a जो स्पीशीज है अगर इसके सामने 2 लगा हुआ है तो a के रेस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट आता है के a, उसको आप क्या बोल सकते हो, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। सिमिलरली c के रेस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 4 इंटू के आर, और b के रेस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट आएगा के बी वो कितना हो सकता है, 3 इंटू के आर। तो रिलेशनशिप तो आपको ये केमिकल काइनेटिक्स की पहली क्लास से ही पता है, लेकिन अभी भी वापस से आपने देख लिया। सबसे पहले आप के आर की वैल्यू तो निकालो। अब सीधा आ जाते हैं a के रेस्पेक्ट में अपने पास अच्छी सी इक्वेशन क्या बनेगी, बताओ कितना हो गया, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू के आर ए। 2 इंटू के आर को क्या लिख सकता हूँ, के ए रेज़ टू पावर 1 माइनस डी ए बाई डी टी, और यही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता है। इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे ये जो k है वो एक्चुअली में क्या लिखना पड़ेगा आपको, के ए। अब वैल्यूज पुट कर दो,
ए नॉट की वैल्यू अपने पास क्या है, आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट के प्रोपोर्शनल, आर इन्फिनिटी माइनस 120 माइनस आर नॉट, तो माइनस 240 हो गया, डिवाइडेड बाई ए नॉट माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट माइनस 120 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 40, तो ये कितना हो गया माइनस 80 विच इज इक्वल टू के ए इंटू टाइम कितना हो गया 22 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा ln3, तो k कितना हो गया ln3 बाई 22, ln3 की वैल्यू है 1.1 बाई 22, तो 1/20 पर मिनट, 1/20 पर मिनट इज द रेट कांस्टेंट k विद रेस्पेक्ट टू a। तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अगर आपको निकालना है तो के ए जो रेट कांस्टेंट अपने पास आया है इसमें 2 का डिवाइड कर देना तो 1/40 आ जाएगा बेसिकली, खैर उससे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 0.05, तो 0.05 तो बेटा 1/20 होता है, जबकि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है 140, पहला ऑप्शन गलत। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, जिसका फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड, रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज 0.1 पर मिनट, तो के सी कितना होगा अपने पास 4 इंटू के आर, और के आर अपने पास कितना है k/2, तो के सी कितना हो जाएगा 2 इंटू के, तो 2 इंटू 1/20 विच इज इक्वल टू 1/10, 0.1 पर मिनट। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड, टाइम इन विच 75% ऑफ द ए रिएक्टेड इज 28 मिनट, 75% ए खत्म हो जाना चाहिए, के ए अपने पास है 1/20 पर मिनट, के ए 75% खत्म हो जाना चाहिए ए, तो ए के रेस्पेक्ट में अपने पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये है, और इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से आप पता कर लो कि 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में मतलब ए का 75% कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा। लेट अस से कि शुरुआत में ए नॉट है, 75% कंज्यूम हो गया तो कितना बचेगा 25%, 80 विल बी ए नॉट बाई 4 इज इक्वल टू के इंटू टी 75, तो ये कितना हो गया ln4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई के इंटू टी 75, के ए है, तो ये कितना हो गया 2 ln2 डिवाइडेड बाई के ए कितना है ln3 डिवाइडेड बाई 22 पर मिनट, तो ऊपर चला गया तो मिनट, ये है 0.7, ये है 1.1, तो ये हो गया 20 टाइम्स 40 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा 28 मिनट। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ ऑप्शन क्या है, द टाइम इन विच 50% ऑफ द ए रिएक्टेड इज 420 सेकेंड, तो 420 सेकेंड डिवाइडेड बाई 60, 6 7 42 7 मिनट। हाफ लाइफ आपको कितना दे रखा है ए का 7 मिनट, हाफ लाइफ ऑफ ए कितना दे रखा है 7 मिनट, तो सही है या नहीं है बेटा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हाफ लाइफ कितना होता है, यहां लिख देता हूं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हाफ लाइफ कितना होता है ln2/k, तो हाफ लाइफ कितना हो जाएगा ln2/k कितना होता है ln3 इंटू 22 मिनट, तो ये 0.7 है, ये 1.1 है, ये 20 टाइम्स तो 20 इंटू 0.7 14 मिनट, 14 मिनट हाफ लाइफ होगा, 7 मिनट हाफ लाइफ नहीं होगा। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन दो ही करेक्ट है, बाकी फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। मैथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, और उसमें यहाँ पे मेथड अपने पास है ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन मिक्सचर को अलग अलग टाइम पे आपने कैलकुलेट किया, तो इस मेथड से आप चाहो तो इस रिएक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हो। रिएक्शन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्या दे रखी थी कि रिएक्शन सिंपल नहीं था, ए इक्वल टू प्रोडक्ट, इस तरीके से कोई रिएक्शन नहीं था। ए के सामने स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा रखा था, और प्रोडक्ट में भी अपने पास बी और सी था, और बी और सी के सामने भी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था। तो रिएक्शन का जो भी रेट कांस्टेंट अपने पास है ना, उसके रेस्पेक्ट में आपने क्या निकाला, रेट कांस्टेंट ऑफ ए निकाला। ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आता है ना बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर का ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आता है, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है, इससे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 2 इंटू के आर की वैल्यू है, ये बेसिकली आप न्यू कांस्टेंट के ए ट्रीट करो,
तब जाके आपके पास सारे के सारे आंसर सही आएंगे, बीच में वरना कोई गलती भी हो सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर फाजास रूल पोलराइजेशन विल बी इंक्रीज्ड बाय। पोलराइजेशन, केवल पोलराइजेशन के बारे में बताना है, पोलराइजिंग एबिलिटी के बारे में नहीं बताना है। वैसे जनरली कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है कि जो कैटाइन है, कैटाइन तो पोलराइजिंग एबिलिटी देखते हैं कि कैटाइन एनाइन को कितना पोलराइज कर सकता है। तो पोलराइजिंग एबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? कैटाइन जितना ज़्यादा छोटा होगा पोलराइजिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, और एनाइन जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना ईजिली वो पोलराइज हो सकता है। चाहे कैटाइन हो चाहे एनाइन हो, एक अगर जनरल स्टेटमेंट बोलूँ तो जो भी अपने पास स्पीशीज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो उतनी आसानी से पोलराइज हो सकती है और उतना ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आ सकता है। तो पोलराइजेशन के रिस्पेक्ट में 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, सोचो कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है हाई चार्ज एंड स्मॉल साइज कैटाइन, तो ये गलत हो गया। कैटाइन के ऊपर हाई चार्ज होगा, तो जैसे A+1 +2 +3, तो +3 हाई चार्ज है। जितना ज़्यादा कैटाइनिक चार्ज होगा, कैटाइन का जो साइज़ है उतना ही छोटा होगा। साइज़ अगर छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी, जबकि आपको पोलराइजेबिलिटी मतलब कि पोलराइजेशन ज़्यादा करना है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड सही है। हाई चार्ज लार्ज साइज ऑफ एनाइन, जैसे मान लो A-, A2-, A3- के ऊपर चार्ज भी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा एनाइनिक चार्ज होता है, एनाइन की साइज़ उतनी बड़ी होती है, और एनाइन जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। थर्ड और फोर्थ भी आप देख लेना, गलत ही दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, और ये थर्मोडाइनेमिक्स का क्वेश्चन है। एरिया एनक्लोज्ड बाय अ साइकिल ऑन PV डायग्राम इज सेम एज ऑन एन TS डायग्राम। PV डायग्राम पे अगर कोई साइक्लिक कर्व आपको दे रखा है तो उसका जितना भी एरिया है वो TS डायग्राम जो आपको दे रखा है उसमें सेम एरिया आएगा। अब ये सही है कि नहीं है? PV डायग्राम में जो एरिया एनक्लोज्ड आता है वो किसके इक्वल आता है? वर्क डन के इक्वल। और TS डायग्राम में जो एरिया एनक्लोज्ड है वो किसके इक्वल आएगा? भगवान जाने। और इसने और ये दे रखा है कि दोनों डायग्राम में साइकिल के अंदर जो एरिया एनक्लोज्ड होगा दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। पता नहीं, लगाओ यहां पे PV इस एरिया की बात कर रहे हैं, और TS, क्या ये दोनों एरिया इक्वल होंगे अगर यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब कि इनिशियल और फाइनल स्टेट अपने पास सेम है? चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे जो एरिया होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? PdV से। यहाँ पे जो एरिया होगा उसको किससे इंडिकेट करेंगे? T × DS से। साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन जो है, स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और साइक्लिक प्रोसेस में तो इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम ही होता है, तो स्टेट फंक्शन में चेंज कितना आता है? 0। जैसे कि मान लो कि एक स्टेट फंक्शन आपको क्या पता है? इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? 0। और डेल्टा U = वैसा क्या होता है? Q + W होता है। तो Q = -W, Q = -W कितना होता है? -PdV। तो Q - PdV है, इसका मतलब Q की वैल्यू अगर TdS आ जाएगी ना तो ये दोनों अपने आप इक्वल हो गए। तो होता ही एंट्रोपी, DS = कितना होता है? dQ रिवर्सिबल बाई T। तो इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा? डेल्टा S, मतलब कि TdS = dQ रिवर्सिबल। एकदम सही है। Q की वैल्यू अपने पास यही आ रही है, और Q की वैल्यू P.dV भी आ रही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, कांस्टेंट टेम्परेचर आपको देखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर तो होगा ही सही, क्योंकि पूरी जो रिएक्शन है उसमें इनिशियल से फाइनल स्टेट आप सेम ही तो आ चुके हो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, TdS हो जाएगा। TdS = dQ, और dQ की वैल्यू या Q की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी क्या है? PdV। तो दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। TS कर्व और PV कर्व अगर आपको साइक्लिक दे रखा है तो एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस साइक्लिक कर्व विल बी सेम। क्वेश्चन नंबर 2, डेल्टा S = n CPM ln × T2/T1 can be used in isobaric process for both real and ideal gas। आइडियल गैस हो चाहे रियल गैस हो, इन दोनों के लिए एंट्रोपी चेंज का एक
इक्वेशन दे रखा है और ये इक्वेशन आइसोबारिक कंडीशन में दे रखा है, बोला है कि यूज़ कर सकते हैं, चाहे गैस आइडियल हो चाहे रियल हो। तो ठीक है, गैस आइडियल हो चाहे रियल हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स तो आप तो दुनिया में किसी के लिए भी लगा सकते हो, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को यूज़ करके ही एंट्रोपी चेंज का अपने पास एक रिलेशनशिप आता है। रिलेशनशिप क्या होता है? डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एम एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। और इसको और कैसे लिख सकते हैं? एन सी पी एम एल एन टी टू बाई टी वन और एन आर एल एन पी वन बाई पी टू, यही आता है, पी वन बाई पी टू। आइसोबारिक प्रोसेस है तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए फिर ये वाला आप यूज़ कर लो, P1 और P2 की वैल्यू सेम होगी तो ln1 कितना हो जाएगा? 0। तो डेल्टा S अपने पास केवल इतना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई ln T2 डिवाइडेड बाई T1। अब यहाँ पे CPM की जो वैल्यू है वो आइडियल गैस के लिए आपको पता है। CPM की वैल्यू आप क्या यूज़ कर सकते हो? 5/2R यूज़ कर सकते हो, 7/2R यूज़ कर सकते हो, 8/2R यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन गैस विच इज़ मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक और ट्राई एटोमिक, नॉन लीनियर। तो आइडियल गैस के लिए जो CPM है उसकी वैल्यू आपको पता होती है, बस रियल गैस के लिए आपको ये जो CPM हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 मोल, ये आपको नहीं पता होती है। तो नहीं पता होती है तो क्वेश्चन में रिपोर्ट किया जाएगा, वो वैल्यू आप यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन बस ये आपको याद रखना है कि जो CPM की वैल्यू आप यूज़ करते हो ना, हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट हीट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी होती है उसमें 3/2R, सॉरी 5/2R, 7/2R और 8/2R, ये जो वैल्यू है वो आइडियल गैस का हीट कैपेसिटी होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये वैल्यूज़ केवल आइडियल गैस के लिए यूज़ करना है, रियल गैस के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी होती होगी, उसकी वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं है? फॉर्मूला तो वैलिड है, बस फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो समझदारी के साथ पुट करनी है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी एम इंटू एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू इज एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सिबल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल और फेस चेंज। मतलब कि आइडियल गैस अपने पास है और उस आइडियल गैस का कंप्रेशन या एक्सपेंशन आपको करना है, कुछ भी करो, रिवर्सिबल करो, इरिवर्सिबल करो, तो उस केस में ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड होगा, चाहे रिवर्सिबल एक्सपेंशन कंप्रेशन हो या इरिवर्सिबल एक्सप्रेशन कंप्रेशन हो। तो एकदम बिल्कुल सही है बेटा। इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर अपनी सेम है तो एंट्रोपी आपको पता ही है कि स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता। इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो दोनों के बीच का जो एंट्रोपी चेंज है वो सेम ही होगा, चाहे आप इनिशियल से फाइनल स्टेट जाने के लिए रिवर्सिबल पाथ फॉलो करो या इरिवर्सिबल पाथ फॉलो करो, क्योंकि पाथ डिपेंडेंट थोड़ी होता है। तो रिवर्सिबल पाथ हो चाहे इरिवर्सिबल पाथ हो, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू अपने पास सेम ही आएगी अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। और ऐसा कब हो सकता है? जब आप जो प्रोसेस करवा रहे हो ना, उस प्रोसेस में बीच में कोई भी केमिकल चेंज या फेज चेंज नहीं होना चाहिए, नॉर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बना दिया, फिर ये फार्मूले मत लगा देना। या फिर ऐसा भी नहीं है कि C+O2 दैट इज़ इक्वल टू CO2, आपने जो स्पीशीज़ ले रखी है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज कर दी, कार्बन को CO2 में कन्वर्ट हो गया, तो कार्बन अलग होता है, CO2 अलग होता है। उस केस में भी एंट्रोपी चेंज का ये जो फार्मूला है ना, ये मत लगा देना। फिर वहाँ पे केमिकल रिएक्शन को अज्यूम करके फिर एंट्रोपी चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन निकाला जाता है, तो वो प्रोसेस अपने पास अलग है। फिलहाल अभी ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो पहले 3 स्टेटमेंट है ये सही हैं। फोर्थ स्टेटमेंट आप देख लो, वर्क डन ऑन ए डाई एटोमिक गैस विल बी मोर देन मोनो एटोमिक गैस compressed reversibly adiabatically from initial state to same final volume. Initial state to same final volume, initial state PVT और same final volume, तो वॉल्यूम सेम है, प्रेशर फाइनल और T फाइनल, एडियाबैटिक है, रिवर्सिबल है प्रोसेस और कंप्रेशन है। कंप्रेशन में आप वर्क करते हो तो उसकी वजह से जो गैस का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, और कंप्रेशन है तो प्रेशर फाइनल तो इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस में आपने क्या बोला है कि जो
डाई एटॉमिक गैस है उसमें वर्क डन ज़्यादा आता है इन कंपैरिजन टू मोनो एटॉमिक गैस। तो बेटा चाहे एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला, वैसे वर्क डन तो कितना होता है माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डी वी, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है। फिर पी एक्सटर्नल की वैल्यू जो है वो पी इंटरनल के बराबर होती है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, और पी इंटरनल मतलब कि पी गैस होता है, पी गैस की वैल्यू आप पुट करते हो, इंटीग्रेट करते हो, फाइनली फॉर्मूला क्या बनता है P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। और गामा की जो वैल्यू है वो डाई एटॉमिक के लिए ज़्यादा होगा, मोनो एटॉमिक के लिए कम होगा। तो डाई एटॉमिक के लिए अगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा में से एक अगर आप हटाओगे तब भी यहाँ पे ज़्यादा नंबर बचेगा, और ज़्यादा जो नंबर है मोर नंबर का आप डिवाइड करोगे इसमें तो वर्क डन की वैल्यू डाई एटॉमिक गैस में कम आएगी। इन्होंने क्या दे रखा है, डाई एटॉमिक गैस में वर्क डन का वैल्यू ज़्यादा दे रखा है, तो फोर्थ स्टेटमेंट अपने पास हो जाएगा इनकरेक्ट। बाकी फाइनल स्टेट अपने पास क्या है, कंप्रेशन है तो फाइनल, हाँ कंप्रेशन है तो वॉल्यूम फाइनल सेम है, टेम्परेचर फाइनल इनिशियल है, टेम्परेचर फाइनल भी कुछ ना कुछ आएगा, और प्रेशर फाइनल भी अपने पास इनिशियल से तो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डाई एटॉमिक की गैस में या डाई एटॉमिक गैस के केस में गामा माइनस 1 की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो बेसिकली वर्क डन यहाँ पे कम आ जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 ओनली 1, 2 and 3 ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग गिव सेम प्रोडक्ट बाई SN1 और SN2 एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। SN2 में क्या होता है बेटा, जिस कार्बन आइटम पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लीविंग ग्रुप चला जाता है, विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट आपको मिलता है। और SN1 में क्या होता है कि जो भी अल्काइल हैलाइड है उसमें से पहले हैलाइड आयन जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है। अब अगर इस कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा तो विदाउट रीअरेंजमेंट आपको प्रोडक्ट मिले, और इस केस में SN1 हो चाहे SN2 दोनों के प्रोडक्ट सेम ही तो हो गए। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो सकता है तो फिर कार्बोकेटाइन इस कार्बन आइटम से माइग्रेट करके किसी और कार्बन आइटम पे जाएगा, वहाँ जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, प्रोडक्ट आपको डिफरेंट मिलेगा। तो सीधी सी बात यह है कि SN1 और SN2 में सेम प्रोडक्ट आपको कब मिल सकता है, जब SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी ना हो। अगर SN1 में रीअरेंजमेंट होता है तो SN1 और SN2 दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट ही आएंगे। तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कहाँ नहीं होगी, जहाँ पर कार्बोकेटाइन ऑलरेडी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत इजीली आंसर आएगा। स्टीरियो आइसोमर को आपको कंसिडर नहीं करना, केवल स्ट्रक्चरली आपको देखना है। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करेगा तो यहाँ पे OH माइनस आ सकता है, और Cl माइनस लीव करके कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन यहाँ से माइग्रेट नहीं करेगा बिकॉज कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ड्यू टू प्लस m ऑफ ऑक्सीजन लॉन पेयर। कार्बोकेटाइन यहाँ से माइग्रेट नहीं करेगा तो OH माइनस SN1 मैकेनिज्म से भी यहीं अटैक करेगा, SN2 से यहीं अटैक कर रहा था, दोनों से सेम प्रोडक्ट आपको मिलेंगे फर्स्ट ऑप्शन में। और अभी बाकी भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सेकंड में अगर देखें SN2 से तो यहीं पे अटैक होगा, और SN1 से क्या होगा, हैलाइड आयन पहले जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा, CH3 इधर आ जाएगा। तो SN2 से तो प्रोडक्ट ये मिलेगा, और SN1 से प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। दोनों प्रोडक्ट अलग हैं तो ये हटा दो। जहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है वहाँ पर SN1 और SN2 के जो प्रोडक्ट है वो स्ट्रक्चरली सेम नहीं हो सकते। थर्ड, यहाँ पे भी कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। OH माइनस ने अटैक किया, लीविंग ग्रुप लीव कर गया SN2, और SN1 में Cl माइनस पहले लीव करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है नहीं तो OH माइनस इधर ही अटैक करेगा, तो दोनों से आपको बेसिकली यही प्रोडक्ट मिलेगा। फोर्थ, अल्काइल हैलाइड भी है, अराइल हैलाइड भी है। अराइल हैलाइड पे तो सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 करना नहीं है, अल्काइल हैलाइड पे ही करना है। SN2 से तो आपको ये मिलेगा, लीविंग ग्रुप हटा दिया, न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दिया, और SN1 से क्या मिलेगा, लीविंग ग्रुप पहले हटा दो तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन,
और अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहीं अटैच होगा इसी कार्बन आइटम पे, बिकॉज कार्बोकेटाइन कैन नॉट रीअरेंज। तो यहाँ से भी 1 कार्बन आइटम पे OH आएगा, यहाँ से भी 1 कार्बन आइटम पे OH आएगा। SN1 या SN2 कोई भी मैकेनिज्म फॉलो करो, प्रोडक्ट आपको सेम मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 12, given H2O2 plus KMnO4 plus H2SO4 that is equal to MnSO4 plus H2O plus O2 plus K2SO4. Which of the following statement is correct? Only one option is correct. तो एक रिडॉक्स रिएक्शन आपको दे रखी है और रिडॉक्स रिएक्शन में आपसे ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। स्टेटमेंट में आपको बता रखे हैं कि यहाँ पे H2O2 और KMnO4 के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, कौन से स्पीशीज़ के कितने इक्विवेलेंट रिएक्ट कर सकते हैं, कौन से स्पीशीज़ का इक्विवेलेंट वेट क्या हो सकता है। तो ये सब अगर आपको निकालना है तो रिएक्शन को कम्प्लीटली बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। कम्प्लीटली बैलेंस करोगे तभी आपको इंडिविजुअली स्पीशीज़ का एन फैक्टर पता चलेगा, और एन फैक्टर पता चलेगा उसी के बाद आप ये बता सकते हो कि किसी भी स्पीशीज़ का इक्विवेलेंट वेट क्या हो सकता है। तो ये तो निकालना पड़ेगा, पूरा सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 12, H2O2 plus KMnO4. KMnO4 in acidic medium is a very good oxidizing agent. It will oxidize peroxide. तो peroxide में ऑक्सीजन -1 में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीडाइज करके कहाँ पहुँचा देगा 0, मतलब ऑक्सीजन गैस बनेगी प्लस H2O बनेगा प्लस Mn7 प्लस से खुद रिड्यूस होके कहाँ चला जाता है 2 प्लस में, तो MnSO4 बनेगा प्लस K2SO4 बनेगा। ठीक है, H2O2 से क्या बन रहा है O2, बाकी तो ये K2SO4 हो गया या सल्फेट आयन हो गया, ये सब अपने पास क्या होंगे स्पेक्टेटर आयंस या स्पेक्टेटर स्पीशीज। इन सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको बाद में रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद ऐड कर देंगे। और KMnO4 में क्या है MnO4 माइनस, उससे क्या बनता है Mn2 प्लस। ठीक है, लगाओ 4H2O 8H प्लस, और इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस कर देता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया बैलेंस। इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन दिस बैलेंस रिएक्शन इज 10। या क्या बोल सकते हैं, हर किसी स्पीशीज के 10 इक्विवेलेंट रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन अगर कंप्लीटली रिएक्ट करता है ना रिएक्टेंट, तो आपको ये तो पता ही है कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो मोल है वो तो अलग अलग हो सकते हैं, कि जैसे इसका 1 मोल इसके 5 मोल से रिएक्ट करता है, ये तो होता ही है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन क्या बोल सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर कंप्लीटली हो रहा है और उस रिएक्शन में जैसे ए और बी रिएजेंट है, तो ए के जो मिली इक्विवेलेंट है वो बी के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होंगे जब ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं। इक्विवेलेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, इक्विवेलेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। और ये जो रिएजेंट के इक्विवेलेंट्स है ये बेसिकली प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट के भी बराबर होते हैं। इनका एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा तो इसका भी एक इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेगा, इसका एक इक्विवेलेंट बनेगा, इसका एक इक्विवेलेंट बनेगा, और इक्विवेलेंट बेसिकली एन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो एन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे ये तो समझ में आ गया कि सभी के 10-10 इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, 10-10 इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे हैं या एक इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है, कोई फर्क नहीं है, दोनों बात सेम ही है। अब बना दो 5H2O2 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस, इससे क्या बनेगा 5O2 प्लस 10H प्लस, तो 10H प्लस 16H प्लस यहाँ पे कितना हो गया 6H प्लस, और कितना हो जाएगा ये 2Mn2 प्लस प्लस 8 वाटर, ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे 2KMnO4, तो 2K प्लस आ गया, और ये 5O2 ठीक है ही सही, ये 5H2O2 है। H प्लस आपको नहीं दे रखा है तो इसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा 3H2SO4, तो 6H प्लस और 3SO4 आ गया। 3SO4 में एक SO4 तो Mn2 प्लस का आ गया, बाकी एक SO4 कौन सा आ जाएगा K2, और K2 यहाँ पे था तो K2SO4 और प्लस 8H2। ये लो, इस रिएक्शन को बैलेंस भी आपने कर लिया, और बैलेंस करने के बाद रिएक्शन में जो भी स्पीशीज आपको दे रखी थी उसी स्पीशीज की टर्म में आपने ये लिख लिया। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद दोनों साइड आप स्पेक्टेटर आयंस जोड़ सकते हो। स्पेक्टेटर आयंस जोड़ने की वजह से रिएक्शन वापस से इम्बैलेंस नहीं होता है। तो बता देते हैं यहाँ पे हर किसी का एन फैक्टर क्या है। एन फैक्टर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन
बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो H2O2 का आप बता सकते हो, KMnO4 का बता सकते हो, H2SO4 का इक्विवेलेंट बताएंगे, O2 का, H2O का, K2SO4 का, MnSO4 का। H2O2 का क्या होगा बेटा 10/2, H2SO4 का 10/3, KMnO4 का 10/2, O2 का 10/5, MnSO4 का 10/2, K2SO4 का 10/1 और वाटर का 10/8। हर किसी का इस तरीके से आपने n फैक्टर निकाल लिया, n फैक्टर आ जाएगा तो उसके बाद इक्विवेलेंट वेट भी आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट पता चलेगा आपको। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आप देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 एंड KMnO4 रिएक्ट्स इन द रेशियो ऑफ 5:2। तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया बेटा। ये क्या बोल रहा है कि H2O2 और KMnO4 के जो ग्राम इक्विवेलेंट मतलब कि इक्विवेलेंट है वो 5:2 में रिएक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, इसका 5 इसके 5 से करेगा या इसका 2 इसके 2 से करेगा, यही तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है। सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnSO4 एंड O2 प्रोड्यूस्ड आर इन द रेशियो ऑफ 5:2। MnSO4 और O2, तो MnSO4 और O2 प्रोड्यूस्ड 5:2। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, 2:5 में प्रोड्यूस हो रहा है, इसके 2 मोल और इसके 5 मोल। थर्ड, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज 29.4। इसका इक्विवेलेंट जो मास है वो 29.4 है। H2SO4 3 था ना बेटा। इक्विवेलेंट मास कितना होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मोलर मास कितना है H2SO4 का 9T8 और n फैक्टर कितना है 10/3, तो 3 ऊपर चला गया, 8 × 24, 9 × 27, 29.4 H2SO4 का इक्विवेलेंट मास है, एकदम सही है। थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो फोर्थ भी इनकरेक्ट आएगा क्योंकि सिंगल करेक्ट है। फोर्थ आप देखो, 100 ml of 2.27 V H2O2 reacts completely with 160 ml of 0.5 molar of KMnO4 in the given reaction। चेक कर लेते हैं बेटा, KMnO4 और H2O2 का रिएक्शन के बारे में आपको बता रखा है कि कितना KMnO4 कितने H2O2 को कंज्यूम करता है। तो इसका 2 मोल इसके 5 मोल को कंज्यूम करता है। जब रिएक्शन बैलेंस कर लिया तो फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या, मोल कॉन्सेप्ट से ही चल लेते हैं। n KMnO4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू n H2O2 डिवाइडेड बाई 5। इन दोनों के जितने भी मोल होंगे अगर उसमें दोनों के मोल्स का डिवाइड कर दें तो ये जो रेशो है वो दोनों के लिए इक्वल होता है। तो KMnO4 के मोल कितने हैं, 160 × 0.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया मिली मोल क्योंकि मिलीलीटर में दे रखा है, और इसका कितना हो गया 100 × 2.27 में आप 11.2 का डिवाइड करो तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के हिसाब से इसकी मोलैरिटी आएगी। मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मोल, और मोल डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5। तो क्या ये इक्वल आ जाएगा, क्या ये इक्वल आएगा? 80/2 कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 20, और ये 2 तो नहीं है बेटा, इक्वल तो नहीं आएगा ये। तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, केवल थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये बहुत जल्दी होने वाला है, सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ब्राउनियन मोमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, एकदम सही बात है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्व पार्टिकल होते हैं वो एकदम रैंडम मोशन में होते हैं। अगर ये रैंडम मोशन नहीं होगी तो सॉल्व पार्टिकल एक दूसरे से चिपक जाएंगे, चिपकने के बाद एक बड़ा पार्टिकल बनेगा, और इस बड़े पार्टिकल का जो अगर डायमीटर है वो 1000 नैनोमीटर से ऊपर चला गया तो सस्पेंशन में चला जाएगा, और ये बड़ा पार्टिकल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स फिर नीचे सेटल डाउन होगा, कोलॉइडल सॉल्व अनस्टेबल हो जाएगा। तो ब्राउनियन मोमेंट जब तक है तब तक ये जितने भी सॉल्व पार्टिकल है ये बेसिकली रैंडमली मूव करते रहते हैं, और किसी भी सेकंड पार्टिकल या थर्ड पार्टिकल के साथ कोलाइड करके, मतलब कि कंडेंसेट नहीं होते हैं, बेसिकली बिगर पार्टिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो पहला तो सही हो गया बेटा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है, सिंगल करेक्ट है ये।
नो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन ट्रू सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में ही टिंडल इफेक्ट आता है, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं आता। ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो बहुत छोटे होते हैं, और बहुत छोटे पार्टिकल से जो लाइट आप रिफ्लेक्ट करवाते हो ना, सॉरी जो लाइट हम इंसिडेंट करवाते हैं, वो लाइट बहुत छोटे पार्टिकल के साथ टकरा के डिफ्लेक्ट नहीं होती है, परपेंडिकुलरली डिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो वहाँ पे कोई भी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड एंड गोल्ड सोल आर नेगेटिव सोल, तो ये इनकरेक्ट हो गया बेटा। गोल्ड सोल तो नेगेटिव होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है अपने पास पॉजिटिव सोल का एग्जाम्पल है। कैसीन एक्ट एज अ इमल्सिफायर फॉर मिल्क। मिल्क अपने पास इमल्शन होता है। मिल्क इमल्शन में क्या होता है, लिक्विड प्लस लिक्विड। तो जो फैट है वो भी लिक्विड है, और जो पानी है वो भी लिक्विड है। फैट और वाटर वैसे तो मिक्स होते नहीं है, लेकिन यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, तभी तो अपने पास जो मिल्क है वो स्टेबल होता है। मिल्क इज अ इमल्शन एंड इट इज ऑल्सो स्टेबल। वाई? बिकॉज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट प्रेजेंट विच इज व्हाट, केसीन। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर आ जाएगा अपने पास थर्ड स्टेटमेंट वाज गिवन इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में एक हाइड्रोजन सेल आपको दे रखा है। हाइड्रोजन सेल का डायग्राम आपके पास बना रखा है। वैसे हाइड्रोजन सेल का जो वर्किंग कंसेप्ट है वो आपको पता है, बाकी थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स आपको खूब सारे दे रखे हैं, और आइडेंटिफाई करना है कि इस हाइड्रोजन सेल का एफिशिएंसी कितना है। तो एफिशिएंसी कितना हो सकता है? हाइड्रोजन सेल में बेसिकली होता ही क्या, एक तरफ से हाइड्रोजन आता है, एक तरफ से ऑक्सीजन आता है। हाइड्रोजन का अपने पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू वाटर, नेट रिएक्शन यही आता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर फ्यूल सेल में हम बर्न करवाते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। जितना भी करंट प्रोड्यूस होगा उससे आप क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन। और बैटरी कितना वर्क करती है बेटा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल। बैटरी का जो वर्क है वो कैसा होता है, नॉन पीवी वर्क होता है, और नॉन पीवी वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन। तो जो भी सेल रिएक्शन अपने पास बनेगी ना, उससे आप माइनस NFE करके तो क्या निकाल सकते हो, वर्क डन बाय द बैटरी। अब ये बैटरी ने वर्क किया, तो ये बैटरी ने वर्क किया तो कहाँ से किया, आपने कुछ एनर्जी तो सप्लाई किया ही होगा, या इस सिस्टम में कहीं ना कहीं एनर्जी तो जनरेट हुआ होगा। तो जनरेट हो तो रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू H2O, हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है। तो आप नॉर्मली अगर इसे हाइड्रोजन का कंबशन माने, तो हाइड्रोजन के कंबशन में जो वाटर लिक्विड आपको मिलता है, इस लिक्विड वाटर के मिलने की प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी, हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, वो एनर्जी तो यहाँ से रिलीज हो रही है, और वो एक्चुअली में किस में कन्वर्ट हो रही है, बैटरी के वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। लेट अस से कि कंबशन में 100 जूल एनर्जी रिलीज हुआ, और बैटरी जो वर्क कर रही है माइनस NFE सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो E0 हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन मिले। तो बैटरी का जितना वर्क हो रहा है, अगर वो भी 100 जूल के इक्वल आ गया, मतलब कि 100% एफिशिएंट सेल हो गया ना, तो कि जितनी एनर्जी यहाँ पे कंबशन में रिलीज़ हो रही है सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, हाइड्रोजन के कंबशन से जो भी रिएक्शन आपको मिलेगी, उस रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी आप कैलकुलेट करो। सेल जो वर्क कर रहा है, इस सेल का डेल्टा जी का वैल्यू कैलकुलेट करो, विच इज़ इक्वल टू नॉन पीवी वर्क। तो जो नॉन पीवी वर्क की वैल्यू है वो कंबशन एनर्जी से थोड़ी सी कमी आएगी। तो कुल मिला के ये जो फ्यूल सेल है 70 to 80% या 90% एफिशिएंट आ सकता है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना परसेंट एफिशिएंट आएगा, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्यूल सेल आपको देखो किस तरीके से बना के दे रखा है, ये भी क्लियर हो जाएगा कि फ्यूल सेल होता कैसा है। एक तरफ से हाइड्रोजन गैस आता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाना नहीं है, वरना हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस दैट इज इक्वल टू वाटर, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन हो जाएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट कहीं होगा ही नहीं। जबकि हमें तो फ्यूल सेल के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एनोड पे तो इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं और कैथोड पे वो इलेक्ट्रॉन जाके माइग्रेट करते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है उसी को तो क्या बोलते हैं, करंट। तो कोई भी रिएक्शन, कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप कैसे करवाओ, कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को किसी कंटेनर में करवा दिया तो सीधा सीधा एनर्जी रिलीज हो जाएगा एज अ हीट। लेकिन इसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अगर सेल के अंदर करवाओगे तो सेल के अंदर ये जो एनर्जी रिलीज होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल एक ऐसा ही तो साधन है जो क्या कर सकता है, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एनर्जी को सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करवा सकता है। तो हाइड्रोजन गैस इधर से आ रहा है, इधर से अपने पास कौन सा गैस आ रहा है, ऑक्सीजन गैस। दोनों मिलना नहीं चाहिए वरना कंबशन हो जाएगा।
यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड KOH मतलब OH माइनस इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंस अपने पास दे रखा है। आप इसको मान सकते हो परफोरेटेड, मतलब इसमें छोटे छोटे छेद हो रखे हैं। और ये प्लैटिनम वायर, ये प्लैटिनम वायर, ये लो, और यहाँ से फाइनली आप वाटर बाहर निकालोगे। हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस दैट इज इक्वल टू वाटर लिक्विड। तो इस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन में जो अपने पास प्रोडक्ट मिलेगा ये भी काम का प्रोडक्ट है, पानी है, कोई पॉल्यूटेंट तो यहाँ से निकल नहीं रहा है। एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज एफिशिएंसी अपने पास कितना हो सकता है। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ, वर्क डन बाई सेल विच इज इक्वल टू वर्क नॉन PV which is equal to negative of delta G of reaction divided by enthalpy change of combustion of hydrogen gas plus oxygen gas that is equal to liquid water। तो ये बेसिकली एक तरीके से हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है और इस कंबशन रिएक्शन में जितनी भी एनर्जी रिलीज हो सकती है वो आपके पास है, और उसमें से कितना वर्क नॉन PV में कन्वर्ट हो पाता है। तो इन दोनों के रेशो और मल्टीप्लाई कर दो आप 100 में, तो टोटल अपने पास एफिशिएंसी किस में आ जाएगी, परसेंटेज में। सबसे पहले तो ये निकाल के दिखा देता हूँ। अच्छा, ये निकालने से पहले ये निकालना पड़ेगा क्योंकि सेल रिएक्शन आपको बनानी पड़ेगी। हाइड्रोजन गैस इधर अपने पास क्या है, एनोड है, इधर अपने पास क्या है, कैथोड है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन 2H प्लस, सॉरी हाइड्रोजन गैस में अपने पास गैस से क्या बनता है, गैस आयन, और ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस में भी गैस से क्या बनता है, गैस आयन, या गैस आयन से क्या बनता है, गैस। डिपेंड करता है कि रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, एनोड की है या कैथोड की है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये तो एनोड का हो गया ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, तो O2 गैस 0 से कहाँ चला जाएगा, -1 OH माइनस में। तो किस तरीके से आप इसको लिख पाओगे, बैलेंस करो बेटा, 2H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 OH माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 2 वाटर प्लस O2 गैस विच इज इक्वल टू 4 OH माइनस एक्वस। हो गया बैलेंस, हाँ 4H प्लस हो गया और 4 ऑक्सीजन आइटम हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अपने पास, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इलेक्ट्रॉन आ गई, तो कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 2H2 गैस प्लस O2 गैस, और 2H2 गैस प्लस O2 गैस, ये कितना हो जाएगा 4H प्लस हो जाएगा। 4H प्लस और 4OH माइनस कितना हो जाएगा, 4 वाटर, इधर 2 वाटर है तो अल्टीमेटली 2 वाटर आपके पास राइट हैंड साइड में आ जाएगा लिक्विड। तो ये कंप्लीट सेल रिएक्शन अपने पास आएगा जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का। अब देख लेते हैं, कंबशन रिएक्शन ही तो है बेटा ये हाइड्रोजन गैस का, और हाइड्रोजन गैस का आपने कितना कंबशन करवाया, 2 मोल का। डेटा आपको क्या दे रखा है, डेटा आपके पास दे रखा है डेल्टा H of formation of H2O gas इक्वल टू -245 किलो जूल पर मोल, और एक आपको दे रखा है डेल्टा H वेपोराइजेशन दे रखा है किसका, H2O लिक्विड का, विच इज व्हाट 40 किलो जूल पर मोल। तो इस इक्वेशन से बेसिकली इन दोनों डेटा से आपको यह निकालना पड़ेगा कि सेल रिएक्शन के अंदर जो ये रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन से एक्चुअली में एनर्जी कितना रिलीज हुआ। तो कितना रिलीज हुआ देख लेते हैं बेटा। हाइड्रोजन गैस के कंबशन का रिएक्शन है जिसमें वाटर लिक्विड बन रहा है, और वाटर गैसियस स्टेट में जब बनता है तो उसके फॉर्मेशन का एनर्जी कितना रिलीज होता है ये आपको दे रखा है। तो इसकी इक्वेशन बनाना एक बार, H2 गैस प्लस O2 गैस, हाफ O2 गैस दैट इज इक्वल टू H2O गैस, ये आपको दे रखा है -245, और H2O गैस से अगर आप क्या बना दो H2O लिक्विड, तो ये आपको दे रखा है 40 किलो जूल पर मोल। दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस दैट इज इक्वल टू H2O लिक्विड, और कितना हो जाएगा ये -205 किलो जूल पर मोल। तो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस दैट इज इक्वल टू H2O लिक्विड,
इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आपको पता चल गया। यहाँ पे जो आपने रिएक्शन लिया है इसका डबल है, मतलब कि डबल एनर्जी आपने यहाँ पे सप्लाई किया है, तो 205 इंटू 2 किलो जूल इतनी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस दैट इज इक्वल टू H2 लिक्विड। H2 लिक्विड के फॉर्मेशन का जो एंथैल्पी चेंज है यहाँ पे -205 किलो जूल पर मोल आ रहा है। और आपने यहाँ पे जो सेल रिएक्शन बनाया है इसमें बेसिकली ये डबल कर रखा है, तो डबल के लिए आपके पास टोटल 205 इंटू 2 किलो जूल इतना हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है। अगर हीट प्रोड्यूस होता, सीधा कंबशन होता तो इतना हीट प्रोड्यूस होता। अभी सीधा कंबशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, एनोड और कैथोड पे रेस्पेक्टिवली रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। बेसिकली हाइड्रोजन गैस का तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन गैस का रिडक्शन हो गया, और फाइनली इस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है ये आपके पास कितना गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज दे सकता है, और गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क। तो कितना वर्क डन आएगा देख लेंगे। डेल्टा जी माइनस NF ई सेल, N तो कितना हो गया अपने पास 4 हो गया, F हो गया 96500 कूलम इनटू ई सेल। तो ई सेल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो फ्यूल सेल है उसका नास्ट इक्वेशन अप्लाई करो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन इंटू लॉग क्यू। ई सेल अपने पास कितना हो गया, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आपको सीधा दे रहा देखा है 1.23 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, एन अपने पास आ गया 4, और लॉग क्यू बताइए, लॉग क्यू कितना आएगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। तो वाटर तो लिक्विड है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका एक्टिविटी तो आपको 1 पुट करना है, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस पार्शियल प्रेशर रेस्ट टू पावर 2, और ऑक्सीजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर है रेस्ट टू पावर 1। तो ऑक्सीजन गैस का कितना 0.25, हाइड्रोजन गैस का कितना है 1 ATM, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 0.25 1 डिवाइडेड बाई 0.25 कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा log 4 हो जाएगा बेसिकली। यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, इससे क्या आ जाएगा ई सेल, और ई सेल की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। रिएक्शन में जितना भी गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी और मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क। तो मैक्सिमम वर्क डन बाय द बैटरी डिवाइडेड बाय दिस एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये अपने पास एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो सारी कैलकुलेशन आप ही को करनी है, मैं फाइनली आंसर बता देता हूँ 82.68%, मतलब 82% से ज़्यादा ये जो फ्यूल सेल है ये एफिशिएंट होता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 अब देखो आप, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। वापस से ये इनऑर्गेनिक में आ गए, फॉस्फोरस की रिएक्शन दे रखी है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली का क्वेश्चन हो गया। P4 फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन आपने किया है, I2 प्लस H2O, तो क्या बनेगा, जैसे मान लो यहाँ से क्या बनेगा PI3 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो H3PO3 प्लस I माइनस H प्लस HH हो जाएगा, तो HI तो बनेगा, और PS3 भी आपके पास बनेगा, तो PS3 इज द बेस, HI इज द एसिड, ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो PH4I बनता है, और HI बना ही था H3PO4, ठीक है, ये सब बनता है। HI प्लस H3PO4 आपको दे रखा है, X आपको नहीं दे रखा, तो X अपने पास क्या हो जाएगा PH4I। PS3 फॉस्फीन गैस इज अ लिटिल बेसिक, क्योंकि फॉस्फीन गैस में नाइट्रोजन के जैसे फॉस्फोरस एटम के पास लॉन पेयर प्रेजेंट है, एनीथिंग दैट हैज अ लॉन पेयर इट कैन डोनेट लॉन पेयर टू H प्लस, तो इसका भी स्लाइटली बेसिक नेचर होता है। तो इस रिएक्शन में जो PS3 गैस प्रोड्यूस होगी वो HI के साथ कंबाइन होकर PH4I, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। अब आगे देखो, फिर X की रिएक्शन आप करते हो KOH के साथ, तो X अपने पास क्या है PH4I, मतलब PS3 प्लस HI। तो स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवा लेते हैं, तो क्या बनेगा OH माइनस विल कंज्यूम H प्लस, तो H2O बनेगा प्लस KI बनेगा प्लस PH3 बनेगा, यही बना के दे रखा है। KI ये अपने पास क्या हो गया गैस, फॉस्फीन गैस होता है, तो ये हो गया Y, और ये Z हो गया एक्वस, और वाटर आपको दे रखा है। इसकी रिएक्शन आपने किससे किया HgCl2 से। मर्क्यूरी क्लोराइड से अगर आप इसका रिएक्शन करोगे PS3 का,
तो क्या होगा, मर्क्यूरिक के साथ फॉस्फोरस कनेक्ट होगा तो मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बन जाएगा और हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइन होकर क्या बना देगा, HCl। इसकी रिएक्शन आप करोगे CuSO4 के साथ तो ये आयोडोमेट्री आ गया। कॉपर 2+ इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट विल ऑक्सीडाइज आयोडीन -1 टू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयोडोमेट्री में क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ Ki में से I- को ऑक्सीडाइज करवा के I2 बनाते हैं। कॉपर 2+ रिड्यूस होकर कॉपर +1 में आ जाएगा तो क्या बनेगा, Cu2I2। ये ब्राउन कलर का होता है। तो अभी तो इस रिएक्शन सीक्वेंस में जो भी बन रहा है वो हमें बहुत अच्छे से पता चल चुका है। अब फाइनली इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला अपने पास ऑप्शन दे रखा है, वाई गैस प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट विद CuSO4। तो वाई गैस अपने पास क्या है, PH3, और PH3 का CuSO4 के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो एक प्रेसिपिटेट मिलता है। बिल्कुल सही है बेटा। कॉपर का फॉस्फोरस के साथ अपने पास कॉपर फॉस्फाइड, ये प्रेसिपिटेट मिलेगा और बाकी क्या बन जाएगा, H2SO4। पहला तो सही हो गया। सेकंड, Z एक्वस मतलब कि Ki एक्वस है प्लस CuSO4 इज अ रिडॉक्स चेंज, तो एकदम सही है बेटा। Cu2+ इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज आयोडीन -1 टू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयोडोमेट्री में पहला स्टेप यही तो होता है कि I- को आप ऑक्सीडाइज करवाते हो। I- को ऑक्सीडाइज करवाने के बाद I2 बनता है। कितना I2 आपको मिला है उसको एस्टिमेट करने के लिए फर्दर हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाते हैं। आयोडोमेट्री में 2 ही स्टेप होती है। पहले स्टेप में तो जो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एस्टिमेशन आप करवाना चाहते हो इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक्सिस ऑफ Ki से। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से I- को ऑक्सीडाइज करवा के I2 बनाता है। अब कितना I2 बना अगर आपको ये पता चल जाए तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि कितना CuSO4 अपने पास प्रेजेंट था। तो ये पता करने के लिए आपको फिर क्या करना होता है, I2 का फर्दर आप टाइट्रेशन करते हो हाइपो सॉल्यूशन के साथ। तो टाइट्रेशन में एक स्पेसिफिक कलर चेंज होता है और हाइपो सॉल्यूशन कितना यूटिलाइज होगा वो आपको पता चल जाएगा। हाइपो सॉल्यूशन के अमाउंट से I2 का अमाउंट हम पता करते हैं और I2 के अमाउंट से क्या पता करते हैं, CuSO4 का अमाउंट। और यही अपने पास आयोडोमेट्री का कंप्लीट 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो सेकंड वाला रिडॉक्स चेंज है, बिल्कुल सही बात है। ये ऑक्सीडाइज इसको कर रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है। थर्ड, बॉन्ड एंगल इन P4 इज लेस देन Y गैस। तो Y गैस, चलो P4 में अपने पास बॉन्ड एंगल कैसा होता है, P4 में तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, लेस देन 60 लग रहा है मेरे को, तो 60 कह रहा होता ना। और Y गैस में अपने पास बॉन्ड एंगल कितना आता है, तो PS3 अगर बात करें तो NH3 के जैसा आप इसे बोलोगे, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लॉन पेयर, 3 + 1 कितना हो गया 4, और 4 मतलब sp3 में यूजुअली बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 का, लेकिन यहाँ पे एक लॉन पेयर प्रेजेंट है तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड पेयर नज़दीक चले जाएंगे तो बॉन्ड एंगल कितना आता है, लेस देन 109। तो NH3 में बॉन्ड एंगल कितना आता है, लेस देन 109, विच इज़ व्हाट 107 का बॉन्ड एंगल आता है। तो ऐसा मत कर देना कि NH3 में 107 का आता है तो इसमें भी 107 के आसपास ही आएगा, बिल्कुल गलत है बेटा। PS3 में आपने ड्रागोज रूल पढ़ा है, ड्रागोज रूल में क्या बोला गया है कि PS3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास हैं प्योर p ऑर्बिटल में, फॉस्फोरस के प्योर p ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। कोई हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं करना। Px, Py और Pz हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बेसिकली सारे बॉन्ड एंगल करीब करीब कितने के आएंगे, 90 के। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट ही है। और लास्ट, ऑन हीटिंग H3PO4 इट प्रोड्यूसेस Y गैस। H3PO4 इज ऑक्सी एसिड और ऑक्सी एसिड को हीट करेंगे तो PS3 गैस, Y गैस प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल गलत है बेटा। ऑक्सी एसिड को अगर आप हीट करोगे ना तो ऑक्सी एसिड प्लस ऑक्सी एसिड हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कंडेंसेशन होगा, ऑक्सी एसिड कंबाइन होंगे। ऑक्सी एसिड कंबाइन होने से पहले तो क्या बनेगा, पायरोफॉर्म बनेगा, फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, मेटाफॉर्म, मतलब कि साइक्लिक फॉर्म आपको मिलेगा जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेट होकर बाहर निकलेंगे। तो बिल्कुल गलत है। फर्दर अगर आप हीट करोगे तो जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है उसको हीट करने से और ज़्यादा वाटर बाहर निकलेगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, जो ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड में से अगर कंप्लीटली वाटर निकाल देंगे तो ऑक्साइड आपको मिलेगा नॉन मेटल का, और जो वो नॉन मेटल का ऑक्साइड आपको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड।
H3PO4 को हीट करेंगे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, फिर मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, फिर लास्ट में सीधा एनहाइड्राइड P4O10 आपको मिलेगा। PS3 मिलने का तो चांस ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। MABCD स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है। इसमें से आपने A प्लस किया, B माइनस किया तो MA2CD बन जाएगा। और MA2CD में अपने पास कौन सा फॉर्म बना है? सिस। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस आपको दे रखा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। एक बार ये सीक्वेंस बना देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। MABCD स्क्वायर प्लेनर है तो इसके कितने आइसोमर हो सकते हैं? A के ऑपोजिट में B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है। टोटल 3 आइसोमर इसके आएंगे। अब इसमें से आप क्या कर रहे हो कि A प्लस कर रहे हो, B माइनस कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा? MA2CD। और ऐसा करने से फॉर्म कौन सा बनता है? सिस। तो सिस बनता है तो बेटा ऐसा फॉर्म होगा। और अगर ऐसा फॉर्म होगा तो शुरुआत में अपने पास क्या प्रेजेंट रहा होगा? C और D तो 90 पे आप बना दो तो B बचा यहाँ पे। अच्छा, B C के ऑपोजिट में भी हो सकता है, B A के ऑपोजिट में भी हो सकता है, B C के अपोजिट में भी हो सकता है, B D के अपोजिट में भी हो सकता है। B अगर आप हटाओगे ना और B हटा के A अगर जोड़ोगे तो ये बन जाएगा। A और A 90 पे रहेंगे अपने पास, जो कि C और D के साथ ऑपोजिट में होंगे, तो ये सिस फॉर्म बन गया। और इस सिस फॉर्म को बनाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बेसिकली 2 पॉसिबिलिटी अपने पास हो सकता है। आगे देखो, और इसमें क्या किया कि प्लस B विच इज ट्रांस टू C माइनस A, प्लस तो B करना है आपको और माइनस A हटाना और B जोड़ना है, ट्रांस टू C। तो फाइनली एक प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? MBDAC। तो आपको क्या करना है? इनकरेक्ट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्सेस। इनकरेक्ट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आपको ढूंढना है। पहली बात तो 2 पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अभी तक हम बना चुके हैं, जो कि फर्स्ट रिएक्शन तक तो वैलिड है। अब सेकंड रिएक्शन तक भी वैलिड है कि नहीं है। एक B आपको जोड़ना है कहाँ पे? ट्रांस टू C। C के ट्रांस में अगर यहाँ पे आप B जोड़ना चाहते हो, A हटाओगे तो B और C तो अपने पास ट्रांस में होंगे और A और D ट्रांस में होंगे, मतलब यही बनेगा। तो सेकंड रिएक्शन भी एकदम सही आपको दे रखा है। तो पहली रिएक्शन से ही आपने अंदाजा लगा दिया था कि A प्लस करना और B माइनस करना है, तो उसके लिए टोटल 2 ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन हो सकते हैं। और इन दोनों ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन में से A हटा के अगर आप B सब्स्टिट्यूट करोगे ना, सॉरी B हटा के A सब्स्टिट्यूट करोगे तो MA2CD बनेगा। और MA2CD में आपके पास दोनों में से सिस फॉर्म ही बनेगा। देख लो, B हटा के A सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये B हटा के A सब्स्टिट्यूट किया, A और A 90 में मतलब सिस फॉर्म, और B हटा के A सब्स्टिट्यूट किया तो A और A 90 में मतलब कि सिस फॉर्म। तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज हो सकती है जो कि इस पर्टिकुलर स्टीरियोकेमिकल चेंज के लिए वैलिड होगा। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है देख लो। पहले में क्या है? ACBD। फास्ट बना देता हूं, ACBD और B। पहले में A और B अपन को 90 पे रखना है, इसमें A और B को 180 पे रखा हुआ, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो ही गया है। सेकंड अपने पास A और B को 90 पे है, थर्ड में A और B 90 पे है, फोर्थ में A और B 90 पे है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो स्टीरियोकेमिकल ओरिएंटेशन बना के दे रखा है वो एकदम सही है। और किस तरीके से सही है कि इसका जो भी स्टीरियोकेमिकल ओरिएंटेशन है, इसमें अगर 2 बार इस तरीके से चेंज हम करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली एक तो यही प्रोडक्ट बनेगा और इसके आगे भी सेम ही प्रोडक्ट आपको बनाना है, जो कि रिएक्शन सीक्वेंस में आपको दे रखा है। तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, अ हेक्सापेप्टाइड हैज अ कंपोजिशन ऑफ ALA, दैट मीन्स एलानिन, GLY ग्लाइसिन, PHA फिनाइल एलानिन एंड VAL वेलाइन। और वेलाइन आपके पास कितने दे रखे हैं? 3,
PHE 1 है, ग्लाइसिन 1 है, एलेनिन 1 है, तो टोटल 6 अमीनो एसिड हो गए। 6 अमीनो एसिड को अगर आप कंबाइन करोगे तो 5 पेप्टाइड बॉन्ड बीच में आएंगे और इस 6 अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलोगे, हेक्सापेप्टाइड। ठीक है। बोथ एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल यूनिट्स आर वेलाइन, तो साथ में लिखते हुए चलते हैं इसको। बोथ एन टर्मिनल जो लेफ्ट में होता है और जो सी टर्मिनल जहाँ पे COOH राइट में प्रेजेंट होता है, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल बोथ आर वेलाइन, इस अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है। बाकी एक वेलाइन अपने पास बचा, एक फिनाइल एलेनिन, एक एलेनिन और एक ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है बेटा, H होता है। एलेनिन में ये कार्बन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप R हो जाता है। और फिनाइल एनालीन, एलेनिन, तो फिनाइल एलानीन में एलानिन PHCH2 होता है। आगे देखो, क्लीवेज ऑफ हेक्सापेप्टाइड बाय काइमोट्रिप्सिन गिव्स 2 डिफरेंट ट्राइपेप्टाइड। 1 2 3 4 5 6 हो गया इसका। आप बेसिकली हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 2 अपने पास ट्राइपेप्टाइड मिलेंगे। दोनों ट्राइपेप्टाइड कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। बोथ हैविंग वेलाइन एज एन टर्मिनल, इसके एन टर्मिनल में तो वेलाइन है ही सही, इसके एन टर्मिनल में भी वेलाइन होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे भी क्या है, वेलाइन है। काइमोट्रिप्सिन हाइड्रोलाइजेस ऑन द सी साइड ऑफ द अमीनो एसिड दैट कंटेन्स एरोमेटिक 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे जब ये हाइड्रोलाइसिस करता है तो इसके एक पार्ट में अपने पास hydrolyzes on the C side of the amino acid that contains 6 aromatic ring। अच्छा, इसका ये N साइड हो गया ना बेटा, तो यहाँ पे COOH होगा, NH2 होगा, तो क्या बनेगा CONH2, तो फिर वहाँ पे COOH होगा, NH2 होगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा COOH, यहाँ पे क्या बनेगा CONH2। फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड, सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड। अब आप यहाँ पे आ चुके हो तो वापस से क्या होगा COOH होगा, NH2 होगा, तो क्या बनेगा COOH, NH2 हाइड्रोलाइसिस के बाद, और NH2 यहाँ पे होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे वेलाइन प्रेजेंट है। हाइड्रोलाइसिस के बाद इस ट्राइपेप्टाइड में यहाँ पे NH2 आना चाहिए, एन टर्मिनल में NH2 आना चाहिए, तो यहाँ पे COOH होना चाहिए। अब इसने क्या बोला है, सी साइड ऑफ द अमीनो एसिड दैट कंटेन्स 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग, मतलब कि यहाँ पे COOH में कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे अमीनो एसिड होना चाहिए जिसमें कि अमीनो एसिड में 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग हो। तो 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग अपने पास किस में होगी, फिनाइल एनालीन में होगी। तो फिनाइल एनालीन मतलब यहाँ पे PHE होना चाहिए, ये पक्का है। 2-3 स्टेटमेंट आपने पढ़े हैं और इन 2-3 स्टेटमेंट से आपको ये पता चल गया कि इस हेक्सापेप्टाइड में फर्स्ट और लास्ट वेलाइन है, यहाँ पे वेलाइन है और यहाँ पे क्या है, फिनाइल एनालीन है, सॉरी फिनाइल एलानाइन। आगे देखो, अमंग द प्रोडक्ट ऑफ द रैंडम हाइड्रोलाइसिस इज ALA-VAL एलानीन एंड वेलाइन डाइपेप्टाइड फ्रैगमेंट्स। तो डाइपेप्टाइड अगर फ्रैगमेंट बनेंगे तो 3 बनेंगे, जिसमें से एक आपको क्या मिलना है, एलानीन एंड वेलाइन। तो वेलाइन यहाँ है तो यहाँ एलानीन होना चाहिए, तभी ये डाइपेप्टाइड का फ्रैगमेंट हो सकता है। एलानीन यहाँ है तो यहाँ कौन चला जाएगा, ग्लाइसिन। तो ये अपने पास फाइनली इस हेक्सापेप्टाइड में चारों अमीनो एसिड का सीक्वेंस आ गया करेक्टली, और ये सीक्वेंस इसमें जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं उन सभी स्टेटमेंट को बेसिकली ये वैलिड करेगा। तो फाइनल जो क्वेश्चन है अपने पास वो यही है, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सापेप्टाइड, वेलाइन, ग्लाइसिन, फिनाइल एनालीन, वेलाइन, एलानीन, वेलाइन। तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 1। तो 17th वाला जो क्वेश्चन है ये भी आसानी है। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। फाइनल क्वेश्चन है, एक रिएक्शन सीक्वेंस आपको दे रखा है। रिएक्शन सीक्वेंस में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है अल्कीन, अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ वाटर, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, सिन एडिशन। और विदाउट रीअरेंजमेंट आपको करना है, मतलब कि जिस कार्बन आइटम पे पाई बॉन्ड है उन्हीं कार्बन आइटम पे इलेक्ट्रोफाइल H+ और न्यूक्लियोफाइल OH- अटैच करना है। एंटी मार्कोनिक ऑफ फिशन में सिन एडिशन आपको करना है विदाउट रीअरेंजमेंट। इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, और अल्कोहल की रिएक्शन आपको करनी है टोसाइल ग्रुप से पाइरिडीन की प्रेजेंस में। उसके बाद I2- से रिएक्शन करवाना है जिससे कि SN2 रिएक्शन होगा। फाइनल प्रोडक्ट स्टीरियोकेमिकली आपको सही से बनाना है, ठीक है।
क्वेश्चन एकदम इजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, और कोई मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट या प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हो। BH3THF H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से एडिशन ऑफ वाटर, कैसा, एंटी मार्कोनिकॉफ सिन एडिशन। तो यहाँ पे कौन अटैच होगा बेटा, H, और यहाँ पे कौन अटैच होगा, OH माइनस, एंटी मार्कोनिकॉफ, और दोनों सेम साइड। तो H OH, तो यहाँ पे CH3 को इधर जाना पड़ेगा, यहाँ पे H बनाओ, अपने आप ही नीचे आ गया। सिमिलरली OH और H, तो CH3 को कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर, और यहाँ पे H को कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे। सॉरी, H को कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर। तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं स्टीरियोकेमिकली। आगे देखो, इन दोनों प्रोडक्ट में एक ही बात कॉमन है कि जो CH3 है और जो OH है वो बेसिकली एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस में है। आप इसकी रिएक्शन करवाना चाहते हो THCl से। THCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजीन के ऊपर CH3, फिर यहाँ पर सल्फोनिल ग्रुप, उसके ऊपर क्लोरीन होता है। ये एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता है अल्कोहल का, जिससे कि OH किस में कन्वर्ट होता है, गुड लिविंग ग्रुप OTS में। यहाँ पे OH अपने पास वेज में दे रखा है, तो OH के जब OTS में आप कन्वर्ट करोगे तो उसके स्टीरियोकेमिकल ओरिएंटेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज OH यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज़ होता है। जो अटैकिंग स्पीशीज़ होता है उसके स्टीरियोकेमिकल ओरिएंटेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जहाँ पर अटैक होता है उस कार्बन आइटम पे स्टीरियोकेमिकल ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है, लेकिन जो अटैक कर रहा है ना, तो इसके इस कार्बन आइटम पे, इस कायरल कार्बन पे कोई स्टीरियोकेमिकल ओरिएंटेशन में चेंज नहीं आना चाहिए। ये अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा। लिविंग ग्रुप कौन है, Cl माइनस। Cl माइनस यहाँ से प्रोटॉन को हटा देगा, तो ये लो, ये एकदम गुड लिविंग ग्रुप OTS में कन्वर्ट हो गया। OH अगर ऊपर था तो OTS भी आपने क्या बना दिया, ऊपर। अब आगे क्या करना है, I माइनस का अटैक करवाना, जिसमें आपके पास SN2 रिएक्शन करवाना है, ऐसा इसने ही बोला हुआ है। तो SN2 रिएक्शन में अपने पास विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनता है, और बैक साइड से अटैक करेगा तो फ्रंट साइड से अपने पास लिविंग ग्रुप चला जाएगा, बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से चला गया। तो जो I माइनस अपने पास अटैच करना है वो कहाँ पे अटैच करोगे आप, डैश पे। तो प्रोडक्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट में अपने पास CH3 और I दोनों सेम साइड आएंगे। तो इससे अपने पास ये प्रोडक्ट आ गया, इससे अपने पास क्या प्रोडक्ट आ सकता है कि CH3 अगर वेज में होगा तो यहाँ पर I भी फाइनली कहाँ आ जाएगा, वेज में। CH3 और I के रेस्पेक्ट में एक्सेस प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका अपने पास ऑप्शन नंबर 3, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का एक एप्लीकेशन था। OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का, मतलब कि OTS में कन्वर्ट करने का एक एप्लीकेशन था, और फाइनली SN2 रिएक्शन में इन्वर्टेड प्रोडक्ट आप किस तरीके से बनाते हो, ये भी एक एप्लीकेशन यहाँ पे इन्वॉल्व था। तो इस तरीके से हमने इस FST 31 के पेपर 2 के सारे 18 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिए।